discussed about software development life cycle. So behind every software development task, there is a SDLC life cycle to follow. जब कभी भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है कंपनी में, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वहां पे फॉलो किया जाता है. अंडर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देयर विल बी रिक्वायरमेंट एनालिसिस. रिक्वायरमेंट एनालिसिस इन द सेंस देयर विल बी मीटिंग. इन द मीटिंग द क्लाइंट विल टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट, कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहता है, व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स ही वुड नीड, व्हाट विल बी द टाइमलाइन, व्हाट विल बी द एक्स्ट्रा सपोर्ट. तो वो सारी चीजें डिस्कस होगी. आफ्टर दैट देयर विल बी डिफाइनिंग फेज. अंडर द डिफाइनिंग फेज द डेवलपर टीम, जो बंदे डेवलप करने वाले हैं, वो और उनके मैनेजर, दे विल डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ वर्क, जिसको हम SOW बोलते हैं, स्कोप ऑफ वर्क, कि हम लोग क्या क्या करके देंगे, कितने टाइम में करके देंगे, व्हाट विल बी द कॉस्ट, हाउ मेनी इंजीनियर्स विल बी रिक्वायर्ड. तो ये सारी चीजें डिस्कस होगी डिफाइनिंग फेज में. once the meeting is ended, then the designing will be started. So in the designing there will be prototype. Prototype मतलब एक डेमो टाइप बना के हम उसको दिखा देंगे कि ऐसे ऐसे फीचर ऐड होने वाले हैं, ऐसा फ्रंट एंड होगा, ऐसा बैक एंड होगा. And in some company, if it is not possible, so they follow the PPT method. PPT बना के दिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे हम बनाने वाले हैं. So it's like a demo kind of thing. Once the demo is approved, once the design is approved, then the coding will be started. तब डिजाइनर, जो डेवलपर है, वो सीधा कोडिंग करना स्टार्ट करेगा, कोडिंग करके उसको बिल्ड करेगा. देन इट विल बी रोल आउट टू द टेस्टिंग टीम. कंपनी में टेस्टिंग टीम होती है, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. वो भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है. They are also known as QA, quality assurance. So these people will be responsible for checking the code quality. ये कोड की क्वालिटी को चेक करेंगे. They will run that application into the testing environment. They will also provide the feedback. ये सब कुछ चीजें वो करके, कुछ भी improvement होगा, so they will give the feedback accordingly. During the testing phase, client will also get to know. Client को भी involve किया जाएगा. Client will also get to know that we have developed this particular application. सो क्लाइंट विल गेट द डेमो ऑफ इट. क्लाइंट को डेमो दिया जाएगा कि सब कुछ ठीक है, नहीं है, तुम्हारे हिसाब से है कि नहीं है. एंड इफ एनी फीडबैक इज रिक्वायर्ड, इफ एनी चेंज इज रिक्वायर्ड इन द स्कोप, देन client will tell to the development team. Once everything is done, if everything is finally done, there is no issue now, then it will be handed over to the operation team for the deployment. Operation team का मतलब है, अगर वो एप्लीकेशन ऑन प्रीमाइसिस में चलने वाली है, सो इट विल बी हैंडेड ओवर टू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टीम. अगर वो क्लाउड के ऊपर चलने वाली है, देन इट विल बी हैंडेड ओवर टू द क्लाउड ऑपरेशंस टीम. So once the application is handed over to the operation team, then they will perform the deployment. वो उसको सर्वर के ऊपर लॉन्च कर देंगे, IIS के ऊपर या फिर ऐप सर्विस के ऊपर, जहां पे भी करना है. they will launch it. And once the application is launched into the production, उसके बाद का सारा काम फिर से ऑपरेशन के पास ही रहेगा. if any issue comes, they will do the troubleshooting. मतलब अगर क्लाउड पे चल रहा है तो क्लाउड वाले ट्रबल शूटिंग करेंगे. इफ इट इज ऑन प्रीमाइसिस, सो ऑन प्रीमाइसिस टीम विल डू द ट्रबल शूटिंग. फिर उसकी कोई पैचिंग करनी है, कोई अपडेट डालने हैं उसके अंदर, सो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द ऑपरेशन टीम. सो मॉनिटरिंग सेटअप, उस एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग सेटअप करना, कहीं कुछ डाउन हो गया, सो वी शुड बी नोटिफाइड बाय अलर्ट्स. सो वो सारी मॉनिटरिंग, सारी मेंटेनेंस, मतलब उसकी पैचिंग, उसकी ट्रबल शूटिंग, उसकी अपडेशन, everything will be taken care by the operation team. So deployment to maintenance, the complete life cycle will be handled by the operation team. Requirement analysis to testing, this task will be handled by the development team. So this is all about software development life cycle. Now, in order to develop the software, company follows the method, and the very first method was waterfall. सबसे पहला जो method था SDLC को follow करने के लिए, मतलब एक software को develop करने के लिए, it was waterfall method. So let's have a quick refresher about the waterfall era. So under the waterfall method, the complete software development process, the complete SDLC life cycle was step by step. मतलब यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया जाता था. सबसे पहले वही जो मीटिंग चलती है, प्लानिंग मीटिंग, रिक्वायरमेंट बताना, एनालिसिस करना, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता था. पहले ये होगा, देन ये होगा, फिर इस पे जाएंगे, देन डिजाइन बना के अप्रूव करवाएंगे. वंस इट इज अप्रूव्ड, देन द कोडिंग विल बी स्टार्टेड. पूरी कोडिंग खत्म होने के बाद ही उसकी टेस्टिंग होगी. पूरी टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद ही डिप्लॉयमेंट होगा. सो दिस वाज द वाटरफॉल मेथड, एंड दिस वाज गुड बिकॉज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम and the software development team and even the operation team, everyone
यूज टू हैव द क्लैरिटी ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। इन सबको क्लैरिटी थी कि कहाँ पे क्या चल रहा है इस टाइम पे, बिकॉज एवरीथिंग वाज इन द सीक्वेंस। तो सबको क्लैरिटी थी कि अभी एनालिसिस फेज चल रहा है, अब हम डिजाइन बना रहे हैं। सो एवरीवन वाज ऑन द सेम पिक्चर, दे वर सिंक, एंड काम भी अच्छे तरीके से हो जाता था सिंक के साथ। बट देयर वाज डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। डिसएडवांटेज वही थे कि कस्टमर को जो है प्रोडक्ट बहुत ही जाके एंड में दिखाई देता था, बिकॉज वंस द कंप्लीट टेस्टिंग इज डन देन द कस्टमर यूज टू गेट इन्वॉल्व। तो इस वजह से डिस्कनेक्शन हो जाते थे इन द मार्केट इफ द सेम प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द लेसर कॉस्ट। सो कस्टमर कैन स्विच एंड कैन रिवोक द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट रिवोक होने के चांसेस रहते थे यहाँ पे। इफ एनी स्कोप चेंजेस आर रिक्वायर्ड, अगर कहीं पे भी कोई भी चेंजेस कराना है, जैसे मान लो एप्लीकेशन बन के रेडी हो गई है, अब कस्टमर बोलता है कि नहीं यार ये वाला फीचर हटा दो, ये वाला ऐड कर दो। सो एंटायर प्रोसेस हैज टू बी रीफॉलोड, पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा से फॉलो करना पड़ता था, एंड दैट वाज इंक्रीजिंग द टाइम। उसकी वजह से जो टाइम डिसाइड हुआ है प्रोजेक्ट का वो बढ़ जाता था, टाइम पे डिलीवरी नहीं हो पाती थी, एंड कॉस्ट वाज आल्सो गेटिंग इंक्रीज्ड। क्योंकि जितना बजट मिला है उस बजट में ही काम करना है। अगर एक महीना भी एक्स्ट्रा हो गया, सो वी हैव टू पे द सैलरी टू द डेवलपर्स। तो वो बजट के अंदर से पैसा जाता था, एंड दिस वाज द लॉस फॉर द कंपनी। और रेपुटेशन भी खराब होती थी कि वी कुड नॉट डिलीवर इट ऑन टाइम। सो फ्रॉम द चेंजेस टू स्कोप, इट वाज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ रीवर्क, री इंजीनियरिंग। पूरी कोडिंग को दोबारा करना पड़ जाता था, उसके पहले डिजाइनिंग पूरा सब कुछ दोबारा करके। तो इट वाज अ प्रॉब्लम इन द वाटरफॉल मेथड। इफ देर इज अ बग, मतलब सब कुछ डेवलप हो गया, सब कुछ कर दिया, कोडिंग कर दिया डेवलपर ने अच्छी खासी, बिल्ड भी कर दिया, उसके बाद टेस्टिंग को दे दिया, और टेस्टिंग वाले बंदों ने उसको जब स्कैन किया एंड दे गॉट टू नो देर इज अ बग। टेस्टिंग के दौरान पता लगता है कि कोड में कुछ प्रॉब्लम है, देर इज अ बग, देर इज सम वल्नरेबिलिटी, देर इज सम वीकनेसेस। अगर ऐसा हुआ तो उसको फिक्स करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बिकॉज इतने बड़े कोड को पूरा एप्लीकेशन लिख दिया गया है। पूरा एप्लीकेशन लिख देने के बाद अब बग निकालना, इट्स वेरी हेक्टिक जॉब। सो इट्स नॉट वेरी इजी। छोटा मोटा कोड होता तब तो बग निकालना इजी होता है, बट इफ लेट्स से वी हैव द कोड ऑफ 200 पेजेस एंड नाउ वी हैव टू फिगर आउट द बग, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो एक अगेन टाइमलाइन स्ट्रेच होना, स्ट्रेस आना, बजट, कॉस्ट, सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता था। सो देयर वर डिसएडवांटेजेस ऑफ द वाटरफॉल मेथड, बट फायदा ये था कि क्लैरिटी थी कि कौन से फेज में इस टाइम हम है। रिक्वायरमेंट पहले से ही अपफ्रंट ले ली जाती थी, बड़ा चढ़ा के जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए पहले ही ले लो, क्योंकि यहाँ पे सब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। सो रिक्वायरमेंट में टाइम लगा के वी कैन कलेक्ट ऑल द रिक्वायरमेंट की, या जो भी है अभी बता दो। हालांकि बाद में भी चेंजेस होते हैं, कस्टमर्स माइंड कैन गेट चेंज एनी टाइम, बट फिर भी वी कैन अपफ्रंट टेक द रिक्वायरमेंट्स। और पूरे की पूरी विजिबिलिटी थी कि कहाँ पे क्या काम चल रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है, डिलीवरी डेट्स कहाँ पे अटक सकती है, किस काम में कितनी प्रायोरिटी देके हमें डिलीवरी टाइमलाइन को खींचना है। जैसे अगर हमें लग रहा है कि इस जगह पे ज्यादा टाइम लग गया हमारा, लेट सपोज कोडिंग में ज्यादा टाइम लग गया, बट हम लोग यहाँ पे टाइम कम कर सकते हैं फिर टेस्टिंग में, क्योंकि हमें तो उस पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करके देना है ना। तो अगर कोडिंग में ज्यादा टाइम लग गया, सो वी कैन रिड्यूस द टाइमिंग ऑफ द टेस्टिंग। सो इस तरीके से प्लानिंग हो सकती थी। सो इट वाज ए सीक्वेंशियल प्लानिंग काइंड ऑफ एस्पेक्ट, बट इश्यूज आने की वजह से डिलीवरी डिलेड, बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, विजिबिलिटी नहीं हो पा रही थी प्रॉपर, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, तो ये वाला मेथड ज्यादा चला नहीं। एंड इन 2001 अनदर मेथड गॉट इन्वेंटेड विच इज नोन एज एजाइल। फिर जाके आया एजाइल। सो एजाइल ये रहा। सो अंडर द एजाइल व्हाट हैपेंड, एजाइल में क्या हुआ, जो एप्लीकेशन हमें डेवलप करनी है दैट इज अ फाइनल प्रोडक्ट, वो एक फाइनल प्रोडक्ट है। उस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए अंदर बहुत सारे काम होते हैं। फ्रंट एंड डिजाइन होता है, बैक एंड डिजाइन होता है, क्या क्या फीचर चाहिए, कैसे चाहिए, कौन सी कोडिंग करनी है। सो देर देर आर अ लॉट ऑफ वर्क बिहाइंड द एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो उस केस में क्या होने लगा, अंडर द एजाइल द वर्क गॉट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्मॉलर सेक्शंस। एक बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, और एक पर्टिकुलर पोर्शन को पहले कंप्लीट किया गया कि पहले हम ये वाला काम खत्म करके टेस्टिंग करके कस्टमर को दिखा देंगे, एंड इफ एनी चेंजेस आर रिक्वायर्ड तो कस्टमर हमें पहले ही बता देगा। बड़ा कोड अभी लिखा नहीं गया है, सो इफ एनी चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन द स्कोप इट कैन बी हैंडल्ड। सो कस्टमर से डिस्कनेक्शन भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम उसको हर 15-20 दिन में कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं दैट वी आर डूइंग दिस।
वो अपना फीडबैक दे रहा है, उसको कोई चेंजेस कराने हैं वो करवा भी रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिड्यूस हो रहे हैं, टाइमलाइन ज्यादा स्ट्रेच नहीं होती है क्योंकि कोड ज्यादा लिखा नहीं गया है, तो जल्दी कम कोड में बग्स को निकालना भी इजी होता है, प्लस उसमें स्कोप में चेंजेस करना भी इजी होता है। सो विद द हेल्प ऑफ एजाइल द सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्रोसेस गॉट फास्टन अप। जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो फास्ट होने लगा, टाइमलाइन इंप्रूव हो गई, टाइम के अंदर काम होने लगा, स्कोप ऑफ वर्क हैंडल होने लग गए, और कस्टमर डिस्कनेक्शन नाम की चीज जो है वो हटने लगी। अंडर द एजाइल देयर इज अ मेथोडोलॉजी। एजाइल के अंदर एक तरीका है जिसको फॉलो करा जाता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्योंकि एजाइल में हमें पता है कि हम एक बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम के पोर्शन डिवाइड कर रहे हैं कि ये काम तू करेगा, ये काम इतने टाइम में हो जाएगा, तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। बट हाउ वी आर गोइंग टू ट्रैक एवरीथिंग, हम सारी चीजों को कैसे ट्रैक करेंगे, उस पर कैसे कंट्रोल करेंगे। सो फॉर दैट there is a process that has to be followed under the agile which is called scrum process. सो स्क्रम का प्रोसेस फॉलो किया जाने लगा अंडर द एजाइल, जिससे कि सॉफ्टवेयर डिलीवरी के प्रोसेस को फास्ट किया जा सके, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। सो लेट्स टॉक अबाउट स्क्रम नाउ। सो स्क्रम इज अ डिटेल्ड प्लानिंग अप्रोच, इट इज रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंटेशन कि चीजों का ट्रैक कैसे रखेंगे, रिकॉर्ड कैसे रखेंगे। सो अंडर द स्क्रम प्रोसेस देर आर सम टर्म्स, देर आर सम टर्मिनोलॉजीज। स्क्रम में कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जिसको जानना पड़ता है, और उसके लिए कोर्स होता है आजकल। देर इज अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम विच इज कॉल्ड CSM, सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर। दिस इज एन ओपन बुक एग्जाम, ये पूरा का पूरा ओपन बुक एग्जाम है। आप इसमें जब एग्जाम दोगे बैठ के, ऑनलाइन एग्जाम होता है प्रॉक्टर के थ्रू, तो व्हेन यू विल गिव द एग्जाम आप अपनी बुक खोल के क्वेश्चन का आंसर निकाल के दे सकते हो, आप गूगल से सर्च करके आंसर दे सकते हो। सो इट इज एन ओपन बुक एग्जाम। मतलब अभी तक आप लोगों ने ऐसा कुछ सुना नहीं होगा कि ओपन बुक एग्जाम भी होता है, बट होता है। देर आर सम एग्जाम्स विच इज ओपन बुक, तो CSM इज वन ऑफ द एग्जाम विच इज ओपन बुक एग्जाम। आप अपनी बुक खोल के या फिर गूगल खोल के आंसर निकाल के दे सकते हो, टाइम के अंदर अंदर एग्जाम कंप्लीट करना होता है, इट इज इजी। जिसने पढ़ाई करी होगी 1 वीक की तो वो तो ऐसे भी निकाल देगा, कोई ऐसा कोई चीटिंग वाला केस नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट टू रेफर योर बुक यू कैन। खुला खुला एग्जाम है, ओपन, ओपन बुक। इवन इसमें दो दो अटेम्प्ट भी मिलते हैं, मतलब एक एग्जाम में फेल हो गए तो दूसरा रिटेक फ्री है, सेम फेस में, दोबारा पैसे नहीं देने होते, तो पास हो ही जाता है बंदा। एंड वंस दिस इज completed देन यू गेट द सर्टिफिकेशन ऑफ CSM, सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर। और इसकी जॉब होती है अलग से, जो बंदे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते हैं, अगर वो उनको कोडिंग पसंद नहीं है, कि कोडिंग अपने बस की बात नहीं है, तो वो लोग ये वाला सर्टिफिकेट करके इस लेवल पे जॉब ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होता है, यू विल बी वर्किंग विद द डेवलपर ऑन द रेगुलर बेसिस। आप डेवलपमेंट टीम प्लस ऑपरेशन टीम, उनके बीच में टीम लीडर का काम करोगे, यू विल बी एक्टिंग लाइक ए टीम लीड। बट आप ऐसे वाले टीम लीड नहीं रहोगे कि आप कंट्रोल करोगे, जैसे आपका टीम लीड आपको कंट्रोल करता है, आपको काम दे देता है कि ये काम करके लाओ, ये करना है, डेलीगेशन कर दिया, ये करना है, रिपोर्ट बना रहा है, ये एक टीम लीड ही होगा। बट ये ऐसा टीम लीड नहीं होगा जो आप पे हुक्म चला सकता है, दिस इज लाइक ए कोऑर्डिनेटर, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन के बीच में कोऑर्डिनेटर का काम करेगा। मतलब ये बंदा हर दिन स्क्रम मीटिंग करवाएगा, जो सुबह सुबह मीटिंग होती है ना ये वाली, वो यही बंदा करवाता है। यही बंदा अपडेट लेता है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कल क्या किया, आज क्या किया, क्या कॉन्फ्लिक्ट आए। अगर कोई लड़ाई होती है आपस में, डेवलपर के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया या फिर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस के बीच में डिस्प्यूट हो गया, दिस पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग इट अप। ये उनके बीच में सुलह करवाएगा, दोस्ती करवाएगा, पूरा ट्रैक रखेगा, टीम को मोटिवेट करना, तो ये सब इसका काम है। लेकिन जबरदस्ती ऐसा नहीं बोल सकता कि आज तेरे को 24 घंटे में ये करके देना है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, वो काम प्रोजेक्ट मैनेजर का है, डेडलाइन डिसाइड करना, कॉस्ट डिसाइड करना। ये बंदा मोटिवेट करके काम करवाने वालों में से है। सो इट्स लाइक ए कोऑर्डिनेटर प्रोफाइल, यहाँ पे आप धमकी नहीं दे सकते किसी को। दिस जॉब ऑल्सो हैज वेरी गुड पोटेंशियल, अच्छी खासी जॉब है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए है, जिनको कोडिंग अच्छी नहीं लगती बट डेवलपमेंट आता है, उनको नॉलेज है, काम करा सकते हैं, दे कैन लीड द टीम, दे कैन डू दिस सर्टिफिकेशन एंड दे कैन अप्लाई फॉर सच काइंड ऑफ जॉब्स। तो सैलरी अच्छी खासी है इनमें, बट इंग्लिश कम्युनिकेशन इज हाईली रिक्वायर्ड, लीडरशिप स्किल इज रिक्वायर्ड, सॉफ्ट स्किल्स आर रिक्वायर्ड, तो ये सब चीजें चाहिए, मतलब मैनेजर वाली क्वालिटी चाहिए। यस पूजा।
सर जो हाँ सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन हम क्रिएट होगा इसमें, उसका डिलीवरी किस फॉर्म में करते हैं? किसकी डिलीवरी? लाइक हम हमें जो प्रोजेक्ट मिलता है तो हम क्लाइंट को वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मतलब किस तरह प्रोवाइड करते हैं? हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता इसमें। जो डेवऑप्स वाले बंदे हैं वो प्रोजेक्ट पे थोड़ी ना काम कर रहे हैं, वो तो डेवलपर को मिलता है प्रोजेक्ट। हम तो उनको सपोर्ट यस। करते हैं बस। हाँ सर, मैं वही पूछ रही हूँ, तो वो वो लोग कैसे डिपेंड करता है, प्रोवाइड करते हैं? कुछ कंपनीज में तो ऐसा होता है कि रो कोड ही प्रोवाइड कर देते हैं, बिल्ड वो खुद ही करे जाके। मतलब उनकी नेक्स्ट कंपनी बिल्ड करेगी उसको, तो रो कोड प्रोवाइड कर देते हैं। कुछ जगह पे ये होता है कि उस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करवा के देना होता है उनके एनवायरनमेंट में। मतलब अगर वो मान लो किसी सर्वर के ऊपर चलाने वाले हैं तो पूरा उसको रन करके रिलीज करके देना पड़ता है, रिलीज। अब रिलीज करने के लिए टूल्स आते हैं अलग अलग। कुछ कंपनी में ऐसा होता है कि वो पैच सर्विस के ऊपर रन करके देना पड़ता है तो उसमें। और बाकी कुछ जगह पे रॉ कोड की जो फाइल होती है वही प्रोवाइड करा देते हैं। तो वो इस तरीके से सर आता है। ओके। एंड सर जो उसके बाद हमने जो मतलब सर्वर क्रिएट किया था उसका क्या डिकमीशन कर देते हैं हम लोग? अगर उसका काम बहुत टाइम तक नहीं होने वाला है तो फिर डीकमिशनिंग होती है उसकी। जिस सर्वर के ऊपर कोडिंग हो रही थी, जो प्लेटफॉर्म यूज हो रहा था, क्योंकि कॉस्ट आ रही है तो क्लाउड में है तो डीकमिशनिंग कर दी जाती है। डीकमिशनिंग क्लाउड वाली टीम करती है, उनके पास टिकट आती है, दिस सर्वर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, प्लीज डीकमिशन इट, तो वो उसको डिलीट कर देते हैं फिर। अगर बार बार काम आते रहता है, अगर वो कंपनी ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है, उनको बार बार जरूरत पड़ती रहती है, तब तो फिर रहता है वो सर्वर। हाँ, अगर तो उसमें सर भी जो एसडीके में चेंजेस होते हैं, मान लो रन टाइम चेंजेस हो रहे हैं कि वो सर्वर डेडिकेटली बनाया गया था जावा के इन्वायरमेंट के लिए, जेआरई के लिए, और सामने से डॉट नेट की रिक्वेस्ट है, तो भी वो उसके ऊपर नहीं करते, फिर वो नया सर्वर क्रिएट करवाते हैं, फिर वो डीकमीशन होता है। सर जो डिकमीशन की रिक्वेस्ट आती है वो कौन करता है? जिस जो बिजनेस है ना, जो टीम है, जैसे मान लो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम का जो मैनेजर है वो रिक्वेस्ट करेगा कि अब इस सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटाओ। क्योंकि वो बजट ओके सेंटर से सर। कॉस्ट पे कर रहा होता है। जो बिल आते हैं वो उसके बजट सेंटर में से जा रहा होता है। क्लियर? ओके सर। यस सर। ओके। सो सो स्क्रम प्रोसेस में कुछ टर्मिनोलॉजीज है। सीएसएम करके एक सर्टिफिकेशन होता है, उसमें ये स्क्रम प्रोसेस पूरा पढ़ाया जाता है, एजाइल पढ़ाया जाता है, उसके टाइप ये सब, मतलब एक मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है एक तरीके से। सो इट्स ऑल्सो ए वेरी गुड सर्टिफिकेशन। सैलरी वैलरी ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ठीक है। 15-20 लाख रुपए मतलब मैक्सिमम कमा लेता है बंदा साल का, महीने का नहीं। सो देर इज अ टर्म कॉल्ड विजन। स्क्रम प्रोसेस का पहला टर्म है विजन। विजन मीन्स कि सामने वाला क्या चाहता है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द डेवलपमेंट टीम, मतलब क्या डेवलप करना है। सो दैट इज द विजन। सो फॉर द विजन देयर विल बी मीटिंग। पूरी की पूरी मीटिंग सेटअप होती है, क्लाइंट बताता है कि हमें ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है, सो दैट इज द पार्ट ऑफ विजन इन द स्क्रम। और उसी को आप बोलते हो रिक्वायरमेंट एनालिसिस। उसके ठीक बाद वो अपने अपने उसने बोला मेरे को एक सॉफ्टवेयर चाहिए टू ट्रेस द पॉल्यूशन इन द कंट्री। अब उसमें क्या क्या फीचर होने चाहिए, मतलब वो पॉल्यूशन तो ट्रेस करेगा बट क्या क्या उसमें, क्या क्या उसको फीचर चाहिए, क्या क्या ट्रेस करवाना चाहता है, कैसे करवाना चाहता है, हाउ द यूजर विल बी ऑन बोर्डेड, तो उसके लिए वो अपने ऑप्शन बताएगा कि मैं ऐसा ऐसा चाहता हूँ। सो दैट इज कॉल्ड यूजर स्टोरीज। जो सामने वाला हमें बता रहा है कि मेरा ये सॉफ्टवेयर बना दो और इस सॉफ्टवेयर में ये फीचर डाल दो, सो दैट फीचर इज द यूजर स्टोरी। सो वो अपनी यूजर स्टोरी बताएगा। यूजर स्टोरी को डॉक्यूमेंट कर लिया जाएगा, एंड आफ्टर द यूजर स्टोरी अब हमारी जो डेवलपमेंट टीम है ऑन द कॉल, वो देखेगी कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, व्हाट इज अचीवेबल, व्हाट इज नॉट। तो स्कोप ऑफ वर्क में क्या क्या काम हम कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, उसकी पूरी मीटिंग होगी कि हम इतना कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते, या तो सारा कर सकते हैं। जो भी होगा दैट विल बी डिसाइडेड, कॉस्ट डिसाइड होगी। और मान लो उसने 10 चीजें बताई, बट 10 चीजों में से हो सकता है वी कैन डू ओनली 8 थिंग्स, क्योंकि हो सकता है वो 10 के पैसे देने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है चलो 8 ही डाल दो। या हो सकता है वो 2 चीजें एक्स्ट्रा थी, वो हो ही नहीं सकती, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो कुछ भी है। फाइनली वी हैव सिलेक्टेड 8 यूजर स्टोरीज कि हम 8 चीजों पे काम करके दे देंगे आपको। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट बैकलॉग। वो क्या है, हमारे लिए बैकलॉग है। डेवलपमेंट टीम के लिए दैट इज अ बैकलॉग, कि हमें ये 8 चीजें डाल के एक सॉफ्टवेयर बना के देना है। सो दैट इज अ बैकलॉग। अब इस पूरे 8 फीचर्स को करने के लिए हम इकट्ठा नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट वाटरफॉल मैथड। वाटरफॉल होता तो हम पूरे के पूरे 8 एक साथ कोडिंग करके फाइनल बना के तब देते उसको। बट बिकॉज दिस इज एजाइल प्रोसेस, सो अंडर द एजाइल व्हाट विल हैपन, अब इस पूरे 8 टास्क को डिवाइड किया जाएगा इनटू स्मॉलर पीसेस। मतलब 8 टास्क में से हो सकता है 2 टास्क हम
पहले हफ्ते में कर दे, अनदर 2 टास्क वी विल कंप्लीट विद इन 15 डेज, फिर अनदर 2 कर देंगे, फिर ये हो जाएगा, फिर अनदर 2। सो ऐसे टोटल करके 8 टास्क कंप्लीट होंगे, और वन वन हफ्ते, वन वन वीक का अगर हम इसमें टाइम लेके चल रहे हैं, सो विद इन 1 मंथ वी वुड बी एबल टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से प्लानिंग होती है, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्प्रिंट। जो आप टुकड़ों में काम को बांट रहे हो उसको बोला जाता है स्प्रिंट। ये पहला स्प्रिंट, ये दूसरा स्प्रिंट, ये तीसरा स्प्रिंट, ये चौथा स्प्रिंट। सो वर्क विल गेट डिवाइडेड इनटू स्प्रिंट। स्प्रिंट कितने भी हो सकते हैं, जनरली उनकी जो ड्यूरेशन होती है दैट इज फॉर 2 to 4 वीक्स। मतलब छोटे से छोटा काम है तो 2 वीक्स का टाइम लिया जाता है, बड़ा काम है तो 4 वीक्स के अंदर एक पोर्शन कंप्लीट कर दिया जाता है। मतलब 1 मंथ में मैक्सिमम एक पोर्शन कंप्लीट कर दिया जाता है, अगर वो बड़ा है तो। छोटा मोटा है तो 1 वीक और 2 वीक में कंप्लीट हो जाता है। सो स्प्रिंट विल बी डिसाइडेड, मतलब छोटे छोटे पोर्शन डिसाइड होंगे। उस स्प्रिंट का बैकलॉग बनेगा कि हमारे पास लेट से 4 स्प्रिंट है। 4 स्प्रिंट का मतलब है 4 हिस्सों में काम करना है। उनकी डेट डिसाइड हो जाएगी कि पहला स्प्रिंट जो होगा वो इतने टाइम से लेके इतने टाइम में कंप्लीट होगा, सेकंड स्प्रिंट जब चलेगा वो इतने टाइम से इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड स्प्रिंट बैकलॉग, कि हमारे पास ये खत्म होगा तो ये स्टार्ट होगा, ये खत्म होगा तो ये स्टार्ट होगा, दैट इज अवर बैकलॉग। और एक एक स्प्रिंट पे एक एक टाइम पे काम किया जाएगा, जब वो कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट स्प्रिंट। हर दिन मीटिंग की जाएगी। जैसे ही शिफ्ट स्टार्ट होती है, शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले देयर विल बी स्क्रम कॉल, यू कैन ऑल्सो कॉल इट स्टैंड अप मीटिंग और सिंक मीटिंग। हर दिन वो मीटिंग की जाएगी, उसमें जो मैंने बताया ना CSM का बंदा, स्क्रम मास्टर, ये स्क्रम मास्टर जिसको आप TL भी बोल सकते हो, टेक लीड, ये बंदा आके अपडेट लेगा, कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं, कोई झगड़ा तो नहीं, कुछ तो नहीं, क्या करोगे, कैसे करोगे। सो देयर विल बी सिंक कॉल, ताकि सबको सिंक रहे कि क्या चल रहा है टीम में। सो इट विल बी फॉर ए शॉर्टर ड्यूरेशन, बहुत ही छोटे टाइम के लिए होगी ये कॉल। उसके बाद फिर सारा काम वाम किया जाएगा। कोई भी चेंजेस करवाने हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे, कस्टमर को बता बता के कि इतना काम चल रहा है, कुछ करवाना है तो करवा ले। जैसे ही सारा काम खत्म हो गया, देन रिव्यू चलेगा। रिव्यू कि हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, फाइनल हो गया काम। उसके बाद चलेगा रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव में डेवलपमेंट की टीम और मैनेजमेंट की टीम साथ में बैठेगी, वो बोलेगी काम टाइम पे हुआ कि नहीं हुआ, कहीं एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं लग गए, कोई चैलेंजेस तो नहीं आए, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आए, फ्यूचर में कैसे वो ना हो, उसकी प्लानिंग कि अवॉइड कैसे कर सकेंगे हम। इतना सब होने के बाद एक स्प्रिंट कंप्लीट हो जाता है, फिर अगेन दे विल मूव टू द नेक्स्ट स्प्रिंट। फिर वो अगले स्प्रिंट पे जाके अगला काम स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज हाउ द स्क्रम प्रोसेस वर्क्स। तो स्क्रम का पूरा प्रोसेस इस तरीके से काम करता है, एंड इट इज द पार्ट ऑफ एजाइल। अब ये तो हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस, कि सॉफ्टवेयर को कैसे फास्ट किया जाता है, डिलीवरी को कैसे फास्ट करेंगे, कॉस्ट कैसे कंट्रोल होगी, एंड प्रोडक्ट कैसे बनेगा। बट अगेन, एज वी नो, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होता है, देयर आर डिपेंडेंसीज ऑन 2 टीम। 2 टीम पे डिपेंडेंसी बन जाती है यहाँ पे। पहली डिपेंडेंसी आती है डेवलपमेंट टीम पे, बिकॉज डेवलपमेंट टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट टास्क। मतलब एक तो डेवलपमेंट टीम जो कोडिंग करेगी, दूसरा आ गई क्वालिटी एश्योरेंस की टीम जो क्वालिटी वगैरह टेस्टिंग वगैरह करेगी। तो ये तो हो गया डेवलपमेंट का हिस्सा। अनदर टीम इज ऑपरेशंस। ऑपरेशन के अंदर आपकी क्लाउड की टीम हो गई, आपकी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टीम हो गई, इनके ऊपर डिपेंडेंसी है। सर्वर वाली टीम और क्लाउड टीम के ऊपर देयर इज अ डिपेंडेंसी। क्यों? जैसी हमारी टेस्टिंग कंप्लीट होगी तो काम इनको हैंड ओवर किया जाएगा, देन दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। सो होता क्या था पहले, मतलब अभी भी, इट्स नॉट द थिंग विच हैज बीन रिजॉल्व्ड, अभी तक चलता है। डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट। पॉलिटिक्स, यू कैन से पॉलिटिक्स। एक दूसरे का काम ना करना, अटकाने की कोशिश करना, नंबर बनाना। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यूज टू हैपन, अभी भी होते हैं। मतलब डेवलपमेंट टीम ने कोड लिखा, क्वालिटी की टेस्टिंग कर दी है QA इंजीनियर्स ने, अब वो कोड लिख के इनको देते थे। तो मान लो फॉर एग्जांपल इनके पास एक सर्वर चल रहा है, और उस सर्वर पे चल रही है एप्लीकेशन। कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेशन का बंदा, मतलब क्लाउड वाले बंदे मैनेज कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन बनने के बाद अगेन, इट्स नॉट वन टाइम जॉब, इसमें अपडेट्स होते रहते हैं, चेंजेस करवाते रहते हैं कंपनी वाले। पोर्टल चेंज होते रहते हैं ना, ऐसा थोड़ी है 10 साल पुराना जो एप्लीकेशन था आज भी सेम ऐसा ही दिखता है। आपका टीम व्यूअर चेंज हो चुका है, आपका ऑफिस 365 चेंज हो चुका है,
आपके पोर्टल चेंज हो चुके हैं, जो आपके फेसबुक, जीमेल जो भी है। सो देयर आर चेंजेस इन द बैकएंड। अब मान लो इसी एप्लीकेशन पे जो कि अभी बढ़िया चल रहा है, इट इज रनिंग वेरी वेल ऑन द प्रोडक्शन ऑन द सर्वर, सब लोग इसको यूज कर पा रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा, मतलब स्मूथली मैनेज कर लेता है क्लाउड का बंदा, ठीक है सब कुछ। कोई अपडेट आता है ये हर महीने डाल देता है, पुश कर देता है, इशू आता है ये फिक्स भी कर देता है, क्योंकि कमांड हो जाती है। एक चीज को कई सालों से हैंडल करते करते कमांड हो गई है, ठीक है, चल रहा है इसका काम। सडनली द डेवलपमेंट टीम हैज चेंज द कोड, मतलब उन्होंने पूरा कोड का पूरा प्लेटफॉर्म ही बदल डाला। कि अब इंटरफेस जैसे होता है ना, वो पूरा का पूरा, जैसे मान लो कंपनी ने विंडोज सर्वर 2000 चल रहा था 19, अब कंपनी ने बोला नहीं यार 2025 चलाएंगे, तो चेंज तो आएगा कहीं ना कहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम बदल गया ना। सो देयर विल बी स्लाइट चेंज। तो इन्होंने क्या करा, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड में चेंजेस कर दिए, मतलब इस एप्लीकेशन के बैकएंड में चेंजेस कर दिए। अब टेस्टिंग हो चुकी है, कोड लिखा जा चुका है, बिल्ड हो गया है, टेस्टिंग भी हो गई है, एवरीथिंग इज डन। अब होने के बाद वो जो कोड है, वो कोड जिसमें चेंजेस किए गए, वो किसका कोड है, इस वाले एप्लीकेशन का, जिसमें और एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए गए या फिर कुछ चेंज किया गया। क्यूए टीम ने, मतलब डेवलपमेंट टीम ने ऑपरेशन को बोला कि भाई यार ये वाला जो कोड है ना, ये नया कोड है, इसी एप्लीकेशन का है, यू हैव टू पुश इट टू द प्रोडक्शन, हमने टेस्टिंग कर ली है, पुश कर दो प्रोडक्शन में, इसको लाइव कर दो अब, क्योंकि अब ऐसा चेंजेस चाहिए हमें। तो इन्होंने एक डाउन टाइम बनाया, इन्होंने बोला ठीक है कर देते हैं, इन्होंने एक डाउन टाइम बनाया, क्योंकि ऐसे तो लाइव पुश नहीं करते ना, देयर विल बी डाउन टाइम। डाउन टाइम का मतलब है जब हम सर्वर को ऑफ करके इसके अंदर कोड पुश करेंगे। तो एक डाउन टाइम बनाया 1 आवर का, उसके अंदर इन्होंने पूरा नए वाले कोड को इसमें लॉन्च कर दिया, रिलीज कर दिया, दैट इज कॉल्ड रिलीज। रिलीज करना, पुश करना, तो रिलीज कर दिया। अगला दिन आया मंडे का, संडे के दिन ये काम किया गया था। मंडे के दिन द यूजर्स who were earlier using the old application, उनको नया एप्लीकेशन दिखने लग गया, एंड इन द न्यू एप्लीकेशन देयर वर सम इश्यूज, उसमें इश्यूज आने लग गए। वो इशू कोड की वजह से नहीं आ रहे, ध्यान रखना, वो कोड की वजह से नहीं आ रहे, कोड बिल्कुल बढ़िया था, टेस्टिंग हो गई है, एवरीथिंग इज डन। वो इश्यूज प्लेटफॉर्म की वजह से आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म की वजह से। प्लेटफॉर्म इन द सेंस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल्ड है इस सर्वर पे, अब ध्यान से समझना, द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज इंस्टॉल्ड ऑन दिस सर्वर ऑन दिस वीएम, जहां पे ये एप्लीकेशन हमने नई वाली पुश करी है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज सर्वर 2016। यहाँ पे क्या चल रहा है, विंडोज सर्वर 2016। ये जो एप्लीकेशन इन्होंने बनाई है, अब ये जो नया वाला कोड इन्होंने लिखा है, ये इन्होंने नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखा है, लेट्स से विंडोज सर्वर 2025 पे। इनके पास ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था, इनके टेस्टिंग में इन्होंने इसके ऊपर कोड लिखा है। और मोस्ट ऑफ द प्लगइन्स, जो प्लगइन्स होते हैं बैकएंड के, वो इसके साथ कंपैटिबल है। और जब टेस्टिंग हुई थी, तो टेस्टिंग भी इन्होंने इसी सर्वर के ऊपर करी, और कर कुरा के इनके हाथ में दे दिया। प्रोडक्शन पे चल रहा है विंडोज सर्वर 2016, टेस्टिंग हुई है विंडोज सर्वर 2025 पे। इस वजह से इश्यूज क्या आ रहे हैं, देयर आर प्लेटफॉर्म इनकम्पैटिबिलिटी इशू। मतलब वो एप्लीकेशन ठीक है, उसका कोड वेल टेस्टेड है, बट वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। देयर आर इश्यूज, क्योंकि वो बहुत पुराना ओएस आप चला रहे हो और ये चला रहा था लेटेस्ट वाला। अब यहां इसकी वजह से द एप्लीकेशन इज नॉट कंपैटिबल विद द प्लेटफॉर्म एंड यूजर्स आर एक्सपीरियंसिंग द इश्यूज। यूजर को आ रहे हैं इश्यूज, और यूजर नहीं कर पा रहा काम। और मान लो ये वाली एप्लीकेशन थी ऑनलाइन शॉपिंग साइट वाली, जिससे बिजनेस आ रहा था, मतलब एक्सटर्नल कस्टमर्स उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अब किसका काम बढ़ गया, अब किसका काम बढ़ा, क्लाउड वाले बंदे का। ये आपकी एप्लीकेशन तो चल ही नहीं रही है, उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी है कि भाई मेरे कोड की क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, बहुत ही टेस्ट किया हुआ है, वेल टेस्टेड है, 3 मंथ्स तक तो टेस्टिंग चली है, सब कुछ ठीक है, हमारे यहाँ तो चल रहा है। वो कह रहा है हमारे यहाँ तो चल रहा है, बिठा के दिखा रहा है वो, हमारे यहाँ चल रहा है। अब ट्रबल शूटिंग के टाइम पे पता लगा कि उनके वहां पे इसलिए चल रहा है बिकॉज दे आर यूजिंग विंडोज सर्वर 2025 एंड वी आर यूजिंग विंडोज सर्वर 2016 ऑन द प्लेटफॉर्म। अब सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पे विंडोज सर्वर 16 से हटा के 2025 पे लेके जाओ। बट इज दिस रियली फीजिबल? कर सकते हो आप? कर सकते हो, बट कॉस्ट आएगी ना, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना, देयर इज अ लाइसेंस।
चाहे एज्योर पे कर लो चाहे ऑन प्रेम पे कर लो, लाइसेंस अपग्रेडेशन तो करोगे ना आप। पहला तो ये कि खर्चा बढ़ा रहे हो आप, खर्चा। दूसरा, टाइम। टाइम चाहिए, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है वर्कलोड माइग्रेशन। भाई इस सर्वर पे ऑलरेडी वर्कलोड चल रहा है, आप उसको सडनली कैसे 2025 पे बिना टेस्टिंग के माइग्रेशन कर दोगे? यू कांट। सो यू नीड टाइम। सबसे पहले ये भी तो टेस्टिंग करेगा अब कि भाई मैं वर्कलोड माइग्रेशन करूंगा, क्या वो मेरा पुराना वर्कलोड इस पे चलेगा भी या नहीं चलेगा? सो टाइम। एक तो टाइम चाहिए, दूसरा पैसा चाहिए। उसके बाद जाके ये सब कुछ होगा, उसके लिए अप्रूवल्स वगैरह सब कुछ होंगे। तो ऑल ऑफ सडन तो नहीं होने वाला। अब जब ऑल ऑफ सडन हो ही नहीं सकता, तो वो एप्लीकेशन तो चल नहीं रही है ना यहाँ पे, बिजनेस यूजर तो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा। सो देयर इज अ लॉस। अब अगर इस काम में 1 मंथ लगेगा तो क्या 1 मंथ तक वो एप्लीकेशन डाउन रहेगी? देयर देयर विल बी बिजनेस लॉसेस, पैसों का लॉस होने वाला है। तो ये हो गया इम्पैक्ट। अब ये कंप्लेंट कर देगा क्लाउड वाला बंदा अपने मैनेजर से कि सर देखना इन्होंने क्या बना के दे दिया, इन्होंने टेस्टिंग वेस्टिंग कर ली है 2025 पे, इनको पता ही नहीं हमारे यहाँ पे 2016 चल रहा है, इनकी एप्लीकेशन चल नहीं रही है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर फेसिंग द इशू, हमारे पास टिकट आ रही है। क्या है ये सब? फिर इनकी भिड़ जाएगी आपस में। इनका मैनेजर जाके एस्केलेशन कर देगा डेवलपमेंट मैनेजर के साथ कि तुम भाई देख के क्यों नहीं करते हो टेस्टिंग, क्या ड्रामा है तुम्हारा? फिर आपस में पंगा हो जाएगा, फिर हेड इन्वॉल्व हो जाएंगे दोनों डिपार्टमेंट के। कंक्लूजन यही आएगा कि डेवलपमेंट वाले बंदे को दोबारा से कोड रीडिजाइन करना पड़ेगा कि भाई हमारा तो प्लेटफॉर्म 2016 है, हम नहीं जाएंगे 2025 में, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है, हम नहीं जाने वाले। और पैसा भी आएगा, और पैसे के लिए फाइनेंस अप्रूवल नहीं दे रहा क्योंकि लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, हम नहीं जा सकते, हमारे बस की नहीं है। तो या तो तुम अपना कोड 2016 के हिसाब से डिजाइन कर लो, या तो हम अपग्रेड करें, उसके लिए हमारा अप्रूवल लाके दो। अब ये बोल रहा है हम रीवर्क क्यों करें? वी कैन नॉट, वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास बंदे नहीं है, हमें दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना है, इसमें दोबारा से रिडिजाइनिंग करने बैठेंगे, देयर विल बी ओवरवर्क। ये बोल रहा है मैं तो नहीं चला रहा। ये बोल रहे चल तो जा रहा है 16 पे, चला लो, थोड़े इशू फिक्स कर दो। बोल रहा है मैं नहीं चला रहा, क्योंकि कंपैटिबल होता नहीं है, बहुत सारे यूजर एक्सेस कर पा रहे हैं, बहुत से नहीं कर पा रहे। टिकट्स आ जाएगी हाई प्रायोरिटी पे, मेरे नाम पे बिल फटेगा कि भाई तुम्हारी एप्लीकेशन नहीं चल रही। वो थोड़ी ना देखेंगे डेवलपमेंट की गलती है, वो सर्वर नहीं चल रहा, बिजनेस वाले बोलेंगे सर्वर नहीं चल रहा। इस इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट थे दुनिया जान के। अब ये कॉन्फ्लिक्ट पता है क्यों हुए? अब ध्यान से सोचना। अगर डेवलपमेंट टीम को पहले ही पता होता है स्टार्टिंग में ही कि हमारे पास है ही विंडोज सर्वर 2016 प्रोडक्शन में, और उसी सर्वर के ऊपर ये कोड पुश होने वाला है, अगर इनको पहले ही पता होता तो ये पहले से ही उसी के हिसाब से डिजाइनिंग करते ना कोड को, पंगे वाली बात ही नहीं होती फिर। और अगर इसको भी पता होता, इस बंदे को, कि यार इन्होंने जो कोड बनाया है वो 2025 पे बना के दे दिया है, मैं इसको ना यहाँ पे पुश ही नहीं करता हूँ, क्योंकि पुश करूंगा, इसको अगर पता होता कि उनका प्लेटफॉर्म 2025 है, उस कोड को अगर मैं यहाँ पे पुश करूंगा 2016 पे, तो मेरी एप्लीकेशन बंद हो सकती है, मतलब जो चल रहा है वो भी क्रैश हो जाएगा। तो ये भी पुश नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम क्या थी? दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये एक कोऑर्डिनेशन की, सिंक की प्रॉब्लम है, ये कोई काम की प्रॉब्लम नहीं है। उनको पता ही नहीं था, और इसको भी नहीं पता था। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज कोऑर्डिनेशन इशू। और उस कोऑर्डिनेशन इशू की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों टीम के बीच में। और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहता था इन सब चीजों से, क्योंकि बार बार रिलीज होते हैं, बार बार उसको डिप्लॉयमेंट करना होता है, तो इन लोगों की बनती नहीं थी, और अभी भी नहीं बनती है वैसे तो, मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में। हालांकि थोड़ा रिजॉल्व हो गया है, बट स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा इट वाज ए ह्यूज डिस्प्यूट। इनके मैनेजर तक भिड़ जाते थे आपस में जाके। दिस वाज द प्रॉब्लम। मतलब एजाइल प्रोसेस ले आए हैं हम यहाँ पे कि हम स्पीड को फास्ट करेंगे। एजाइल का मतलब ही होता है फास्ट, स्विफ्ट। उसमें स्क्रम भी डाल दिया हमने कि हम डॉक्यूमेंटेशन करके सब कुछ बढ़िया करेंगे। प्रोसेस तो ठीक कर लोगे, इंसानों को कहाँ से ठीक करोगे? कितने प्रोसेस लगा दो, वर्क फ्रॉम होम चलाएंगे, इतने बजे लॉग इन करना है, इतने बजे लॉग आउट करना है। जिसको काम नहीं करना वो वर्क फ्रॉम होम में भी नहीं करेगा। लैपटॉप ऑन करके माउस हिलाते रहता है, टीम्स का ग्रीन टिक आते रहता है, यू आर ऑनलाइन, बट बेड पे लेटा हुआ है। तो इंसानों को कहाँ से ठीक करोगे? आई ऑल्सो फेस दिस चैलेंज एज ए लीडर इन द कंपनी। मेरी टीम के बंदे ऐसे ही करते हैं। सो आई कैन टेल यू दिस हैपेंस। मतलब वर्क फ्रॉम होम है, बंदे काम कर रहे हैं, माउस हिलाते रहते हैं बीच बीच में, बेड पे लेटे लेटे,
टीम्स पे वो ऑनलाइन दिखाता है अवेलेबल, हमें लगता है हाँ भाई ठीक है अवेलेबल है। जब हम कोई मैसेज डाल देते हैं ना चैट के लिए, उसका रिप्लाई आधे घंटे बाद आता है। और कभी कभी तो कॉल करके पूछना पड़ता है भाई कहाँ है, अवेलेबल दिखा रहा है लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। सो इंसानों को कैसे ठीक करोगे? दिस इज द प्रॉब्लम। और इंसान अगर ठीक नहीं होते तो कितना भी प्रोसेस लगा लो, देयर वॉज डिले, देयर विल बी डिले इन द टाइम लाइन, देयर विल बी डिलीवरी डिलेस। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी और इसकी वजह से बिजनेस इंपैक्ट हो रहा था। एंड बिकॉज ऑफ दिस एन अप्रोच गॉट इन्वेंटेड। फिर एक अप्रोच आई, एक माइंडसेट आया, एक माइंडसेट, एक कल्चरल शिफ्ट करने की कोशिश की गई कि हम काम करने के तरीके को ही शिफ्ट कर देंगे, मतलब इंसान को ठीक करने की कोशिश करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इंसान कभी ठीक नहीं होता। तो फिर भी लोगों ने कोशिश करी एंड दे केम अप विद वन ऑफ द माइंडसेट व्हिच इज कॉल्ड डेवऑप्स। वो माइंडसेट, वो दिमाग ठीक करने का जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड डेवऑप्स, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस। अब डेवऑप्स क्या है? DevOps एक तरीका है, it is a culture, it is methodology, it is a technique through which we can define the coordination between the development and operation team. इसके थ्रू हम इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करवा सकते हैं। और इन दोनों के बीच में ही नहीं, इंटरनल कोऑर्डिनेशन भी ठीक कर सकते हैं। जैसे आपस में भी लड़ाई थी एक टीम में, डेवलपर ने कोड लिखा, क्यूए वाला बोल रहा है यार ये तुम्हारे कोड की ना क्वालिटी ठीक नहीं है, मैं चला ही नहीं रहा, मैं इसकी टेस्टिंग ही नहीं कर रहा, दोबारा से कोड लिखो। ये बोलेगा दोबारा क्यों लिखूं, कोड में कमी क्या है वो बता। तो आपस में ही भिड़ जाती थी। सो डेवऑप्स इज ए कल्चरल शिफ्ट। इसकी वजह से क्या हुआ, डेवऑप्स इंप्लीमेंट करने के पीछे रीजन ये था कि जो ऑपरेशन टीम है और जो डेवलपमेंट टीम है, इनका जो क्लेश है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, और जो इनका इंटरनल प्रॉब्लम है, इसको कोऑर्डिनेट करके सिंक करके ठीक किया जा सके। मतलब प्रॉब्लम बड़ी होने ही मत दो, आपस में इनको बातचीत करा दो, इनको दोस्त बना दो, इनको कोऑर्डिनेट करवा दो रेगुलर बेसिस पे, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपस में ही निपट ले, उसका एस्केलेशन ना बने, उसकी वजह से टाइमलाइन डिलीवरी डिले ना हो। वो डेवऑप्स है। कि बंदे जो पहले पंगे करते थे, अब ये दोनों दोस्त बन गए। मान लो क्लाउड का जो एडमिन है, इफ द क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर इज द फ्रेंड ऑफ डेवलपर, ये दोनों बैठ के चाय पीते हैं आपस में, तो इतना दोस्त बनने के बाद एस्केलेशन नहीं होगा। अगर यहाँ पे इसकी वजह से, इसके कोड की वजह से प्रोडक्शन में कोई गड़बड़ हो भी रही है मान लो, तो ये बोलेगा कि यार तेरा कोड ना चल नहीं रहा है, मेरे यहाँ पे पता नहीं क्या दिक्कत है। तो आपस में बात करके निपटा लेंगे। मतलब पहले ये इनसे बात नहीं कर रहे थे, पहले अपने सीधा मैनेजर को बोलते थे भाई प्रॉब्लम आ रही है, ये बंदा क्या कोड बना के दे रहा है। फिर मैनेजर अपने लेवल पे जाके उधर के मैनेजर को धमकाता था। तो इट वॉज ए प्रॉब्लम, इट वॉज ए कॉन्फ्लिक्ट। बट अब इन दोनों के बीच में सिंकअप करवा दिया गया, किसके थ्रू? थ्रू द डेवऑप्स कल्चर। सो डेवऑप्स इज ए कल्चर। वो कल्चर क्या है? वो कल्चर जिसमें एजाइल के स्क्रम प्रोसेस को ज्यादा अहमियत दी जाती है। इन द डेवऑप्स वी गिव द इंपॉर्टेंस टू द स्क्रम प्रोसेस ऑफ एजाइल। मतलब हर चीज डॉक्यूमेंटेड होगी, हर चीज की डेली मीटिंग होगी, स्क्रम कॉल चलेगी, उसमें ऑपरेशन का बंदा भी बैठेगा, उसमें डेवलपमेंट टीम का बंदा भी बैठेगा। मतलब वो बंदे जिनका काम है एक दूसरे से, वो बंदे बैठेंगे। इनके बीच में एक टीएल बैठा हुआ है, स्क्रम मास्टर, वो कोऑर्डिनेशन करवा रहा है, आपस में रेगुलर बेसिस पे बात हो रही है। कोई कोड नहीं चल रहा, सीधा वो फोन कर लेते हैं, अरे यार ये कोड नहीं चल रहा, क्या कर दिया तुमने? वो बता देता है फिर कि यार अच्छा अच्छा ऐसा नहीं है, चलो साथ में बैठ के करते हैं। So this has reduced the conflicts in the operation and development team somehow. तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट कम हो गया, पूरा नहीं, क्योंकि अगेन इंसान है, कुछ लोग होते ही है नहीं कर रहा मैं, ईगो है, नहीं बात करूंगा तो नहीं करूंगा। सो दैट इज डेवऑप्स। अब इस डेवऑप्स के आने के बाद एक तो कल्चरल शिफ्ट किया गया, प्लस डेवऑप्स आने के पीछे एक बड़ा रीजन ये रहा दैट वी कैन स्पीड अप द प्रोसेस। प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए, मतलब कोडिंग जल्दी जल्दी करी जाए, कोडिंग करने के बाद उसको बिल्ड किया जाए फटाफट, उसके बाद उसकी क्वालिटी टेस्टिंग की जाए जल्दी जल्दी, फिर उसको जो है डिप्लॉयमेंट के पास डाला जाए। और अगर डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट है तो हर चीज को फास्ट किया जाए। अब फास्ट करने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द स्पीड अप प्रोसेस? अब स्पीड बढ़ाने के लिए ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करना, दैट इज अगेन डेवऑप्स प्रिंसिपल। कि भाई हम स्पीड को बढ़ाएंगे काम करने की, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा काम करना है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर को बनाने में कई टाइम, काफी मंथ्स ले रहे हो, हाउ विल यू वर्क ऑन अनदर प्रोजेक्ट? तो कंपनी को पैसा कमाना है, दे वांट टू वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट एट द सेम टाइम, दे वांट टू क्लोज देम प्रॉपरली विदाउट एनी इश्यूज सो दैट दे कैन एक्वायर सम न्यू प्रोजेक्ट।
तो इस वजह से जो है स्पीड को फास्ट करना जरूरी था। स्पीड को फास्ट करने के लिए ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करना, क्योंकि स्पीड फास्ट करने का एक तरीका तो ये है कि ज्यादा एम्प्लॉय लिया हो, ज्यादा डेवलपर लिया हो, ज्यादा क्लाउड की टीम लिया हो, हर बंदे को एक एक पोर्शन पकड़ा दो, वो तो एक एक दिन में कंप्लीट कर देगा। बट यू हैव टू पे देम द सैलरी। सस्ते में थोड़ी ना मिलते हैं एम्प्लॉय, महंगे मिलते हैं। सो देयर इज अ कॉस्ट। जब काम नहीं होगा तब क्या करूंगा? एम्प्लॉय तो रखने पड़ेंगे, उनको निकालते थोड़ी रहूंगा बार बार। सो तरीका दूसरा था कि एम्प्लॉय ज्यादा ना लाने पड़े, क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉय एक कॉन्फ्लिक्ट भी लेके आएंगे। ज्यादा लोग लाओगे, अगेन इंसान है, फिर लड़ाई करेंगे, फिर प्रोसेस पंगे, नंबरबाजी, पॉलिटिक्स। सो इंसान भी ज्यादा ना लाना पड़े, कॉस्ट भी ज्यादा ना बढ़े, उस वजह से ऑटोमेशन इंप्लीमेंट कर दो। ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करने से क्या होगा? जो रिपीटेटिव टास्क है, जो काम रोज रोज मैनुअल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पंगे हो रहे हैं, उसको ऑटोमेट करो पहले तो इंसान की जरूरत कम हो जाए, काम भी हो जाए, और सॉफ्टवेयर्स या मशीन जल्दी गलती करेगी नहीं। इट इज इजिली ट्रैकेबल, उसको धमका, उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो आप। इंसान को नहीं कर पाओगे, वो रिजाइन देके भाग जाएगा। टूल्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। सो दैट वाज द रीजन बिहाइंड इम्प्लीमेंटिंग द डेवऑप्स। सो डेवऑप्स लाने के पीछे ये रीजन था। सो इट इज मेनली फोकस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। डेवऑप्स यही कल्चर है कि ऑटोमेशन लगा दो, पूरे के पूरे एसडीएलसी लाइफ साइकिल में ऑटोमेशन लगा दो। मतलब कि अगर डेवलपर ने एक कोड को लिखा, तो कोड लिखने के बाद वो उसको अपलोड करता है। अब मैं आपको एक प्रोसेस समझाता हूँ, देयर इज अ वर्क फ्लो। जब कभी भी कोई डेवलपर कंपनी में कोड लिखता है, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द वर्क फ्लो? कोड उसने लिखा, एक ही डेवलपर तो नहीं काम कर रहा होता, देयर विल बी सीरीज ऑफ डेवलपर्स, बहुत सारे डेवलपर काम कर रहे होते हैं कोडिंग में। तो जब भी सारे डेवलपर मिलकर अपना अपना कोड लिखते हैं अपने अपने शिफ्ट में, अपने अपने लैपटॉप से, at the end of the day they will upload all the code into a repository। repository मतलब एक सेंट्रल स्टोरेज में वो अपलोड करते हैं वो सारा कोड उठा के। उस कोड को जनरली बोला जाता है गिटहब। अलग अलग नाम से आते हैं। गिटहब इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। माइक्रोसॉफ्ट का है अपना, ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट हर जगह फेमस है। तो गिटहब सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा एजोर रेपोस यूज किया जाता है इन द कंपनी। एजोर रेपोस इज द टूल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट अगेन। इसके अलावा और भी है, बिटबकेट है, टेम सिटी है। तो हर कंपनी अपना अपना यूज करती है, बैम्बू। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो सारे डेवलपर अपना अपना कोड लिख के यहाँ पे अपलोड करते हैं। जैसे ही अपलोड होता है, ऑटोमेशन देखो किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है डेवऑप्स में। जैसे ही अपलोड होता है, अपलोड होने के बाद जब कोड यहाँ चले जाता है, जब कोडिंग का काम खत्म हो गया, तो बिल्ड किया जाता है ना। बिल्ड मतलब उस कोड को, कल मैंने बताया था, कन्वर्ट किया जाता है इनटू द एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट। अगर वो अगर वो विंडो पे चलने वाला है तो उसको EXE में बनाया जाता है, या MSI में बनाया जाता है। अगर विंडो पे चलाना है तो डबल क्लिक, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। अगर लाइनेक्स में चलाना है तो उस कोड को RPM में बिल्ड करना पड़ता है, मतलब RPM, रेडिट पैकेट मैनेजर। तो बिल्ड का प्रोसेस जो है, इट वाज हैपनिंग थ्रू द टीम। उसके लिए इंटीग्रेशन टीम थी। आजकल डेवलपर करने लगे हैं, बट पहले टीम हुआ करती थी। तो वो भी मैनुअल था। यहाँ पे भी बंदे बैठे होते थे, वो कोड लेके उसको बिल्ड करते थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि अगर किसी भी डेवलपर ने कोड को अपलोड करना भूल गया, हो सकता है वो इमरजेंसी लीव पे चला गया, हो सकता है वो भूल गया हो, उस वजह से दूसरे लोगों के काम इम्पैक्ट होते थे, बिल्ड एक्टिविटी रुक जाती थी, दूसरे लोग कोड पे काम नहीं कर पाते थे। क्योंकि मॉर्निंग में मैंने जिस कोड पे काम किया, शाम वाला बंदा आके उसी कोड को अपने पास डाउनलोड करके उसके आगे के लेटर लिखेगा कोड पे। तो अगर इनमें से किसी भी बंदे का कोऑर्डिनेशन इशू हिला, तो कोड नहीं मिल पाता था। कोड नहीं मिलने की वजह से जो है काम अटक जाता था। फिर अगर कोड मिल गया, तो फिर उसको मैनुअल बिल्ड करो। अब बिल्ड वाले बंदे ने भी अगर टाइम पे बिल्ड नहीं किया, सो अगेन देयर वाज डिले। सो इंसानों की वजह से डिले। तो यहाँ पे ऑटोमेशन लगा दिया गया कि यार जैसे ही डेवलपर कोड को अपलोड करेगा इनटू द रिपोजिटरी, मैं डेवलपर हूँ, ये भी डेवलपर है, इस बंदे ने कोड को अपलोड किया इनटू द सेंट्रल रिपोजिटरी, जिसको हम गिट हब बोलते हैं या फिर एजोर रेपोस बोलते हैं। यहाँ पे जैसे ही कोड अपलोड हुआ, सो देयर शुड बी ऑटो बिल्ड। जो बिल्ड पहले मैनुअल होता था, अब वो ऑटोमेटिक हो जाए। मतलब कोड अपने आप ही कन्वर्ट हो जाए इनटू द एग्जीक्यूटेबल, इनटू द बाइनरी। वो कैसे होगा? उसके लिए जो है डेवऑप्स वाले ऑटोमेशन करते हैं। दे सेटअप द CI/CD। CI इंप्लीमेंट करते हैं, CD तो बाद में आएगा। CI का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन। कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन का मतलब है कॉन्टिन्यूअसली बिल्ड होना। मतलब जैसे जैसे कोड अपलोड होएगा, अपने आप ही बिल्ड हो जाएगा। उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन।
लगातार अपने आप ऑटोमेटेड, नो मैनुअल इंटरवेंशन, इंसान की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आपकी सीआई ढंग से काम कर रही है, सीआई इज ए पाइपलाइन। पाइपलाइन का मतलब होता है आपका कोडिंग इंस्ट्रक्शन जो आपने स्क्रिप्ट बना रखी है। अगर आपकी पाइपलाइन ढंग से काम करती है तो जैसी कोड अपलोड होगा दैट विल गेट कन्वर्टेड एज ए बिल्ड, वो अपने आप बिल्ड हो जाएगा। तो इंसान को यहां से निकाल दिया गया कि जा तेरी जरूरत खत्म, निकल अब। तो बिल्डिंग की जॉब खत्म बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन। ऑटोमेशन कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? डेवऑप्स वाला बंदा। उसने यहाँ पे क्या बनाई? पाइपलाइन। पाइपलाइन बनाना उसका काम। कोड अपलोड करना किसका काम है? डेवलपर का। कहाँ अपलोड करेगा? गिटहब में। कोड अपलोड होने के बाद पाइपलाइन बना रखी है, किसने बनाई है? डेवऑप्स वाले बंदे ने। कि जैसी कोड यहाँ गिटहब में आएगा, इट शुड ऑटोमेटिकली बी इंटीग्रेटेड, अपने आप कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन, मुझे भी ना देखना पड़े, मतलब डेवऑप्स इंजीनियर भी नहीं देखेगा, अपने आप। वो कब देखेगा? जब पाइपलाइन नहीं चलेगी इसकी। अगर पाइपलाइन में एरर आ गया, पाइपलाइन कहीं से फेल हो गई है तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो उसकी ट्रबल शूटिंग डेवऑप्स वाला बंदा करेगा। दैट इज द जॉब ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर। तो पाइपलाइन बनाना सीआई की, और उसको इंटीग्रेट करना डेवऑप्स वाले बंदे का काम। अब इतना हो गया, इंटीग्रेट हो गया। इंटीग्रेट के बाद क्या होता है? टेस्टिंग होती है। लेट मी अगेन ड्रॉ दिस। डेवलपर ने कोड अपलोड करा गिटहब पे। गिटहब पे कोड आने के बाद डेवऑप्स इंजीनियर ने बनाई पाइपलाइन, जिसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन, सीआई। सीआई में क्या होता है? बिल्ड, ऑटो बिल्ड। और ये ऑटो बिल्ड किससे होगा? टूल के थ्रू होगा। टूल, ऑटोमेशन तो टूल के थ्रू लगेगा ना। वो टूल क्या होगा? जेनकिंस। जेनकिंस सुना है ना? जेनकिंस, वो ये है। थ्रू द जेनकिंस देयर विल बी कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन, मतलब गिटहब पे कोड आया अपने आप बिल्ड हो जाए। जेनकिंस। कुछ कुछ जगह पे अगर एज्योर का एनवायरनमेंट है, दे विल बी यूजिंग द एज्योर पाइपलाइन। एज्योर की पाइपलाइन यूज की जाती है, जैसे हम लोग एज्योर की पाइपलाइन देखेंगे क्योंकि हम डेवऑप्स एज्योर पे पढ़ रहे हैं, AJ400। सो कुछ जगह पे एज्योर की पाइपलाइन, कुछ जगह पे जेनकिंस यूज होता है। इसके अलावा और भी अलग अलग टूल, जनरली ये दो ज्यादा फेमस है। जेनकिन इज नंबर वन, पाइपलाइन इज नंबर टू। ये कौन सेटअप कर रहा है? डेवऑप्स इंजीनियर। इतना काम हो गया। अब बिल्ड होने के बाद क्या प्रोसेस होता था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में? टेस्टिंग होती थी ना। सॉफ्टवेयर बन गया ना, बिल्ड हो गया। बिल्ड होने के बाद क्या होता है? टेस्टिंग होती है। तो वो काम किसके पास गया? टेस्टिंग टीम के पास। तो टेस्टिंग टीम में बंदे बैठे हुए हैं, बट पहले बहुत ज्यादा बंदे बैठते थे, अब कम बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेशन लग गया, यहाँ पे टूल आ गया। पहले ये लोग मैनुअली बैठ बैठ के कोड की एक्यूरेसी को चेक करते थे, फीडबैक देते थे, टेस्टिंग करते थे। अब टूल आ गया यहाँ पे। जैसे एक टूल आ गया सेलिनियम, वो टूल इन्होंने यहाँ पे लगाया, उससे टेस्टिंग कर रहे हैं बैठे बैठे। चलो ठीक है, बट यहाँ पे ह्यूमन अभी भी इन्वॉल्व है। टेस्टिंग हो गई, सब कुछ बढ़िया रहा। उसके बाद क्या करते थे? डिप्लॉयमेंट होती है ना, रिलीज। कि हमारा काम खत्म, अब कहाँ पे जाएगा? सर्वर पे लॉन्च होगा ना वो कोड। ये सर्वर है प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होगा? रिलीज, मतलब डिप्लॉयमेंट। अब वो रिलीज पहले होता था मैनुअल, कि भाई हमारा काम हो गया, ये लो कोड, क्लाउड वाले बंदे को पकड़ा दिया या सर्वर वाले को, ये ले कोड, इसको चला ले अपने सर्वर पे। अब अगर एक दिन में एक कंपनी में बहुत सारे रिलीज चल रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में चेंजेस हो रहे हैं, ये बंदा तो पागल हो जाता था। फिर ये बोलता था और बंदे लाओ, फिर बहुत सारे बंदे आते थे टीम में, हायर करो उनको, भाई तू करते रह, तू करते रह। बट पैसे बचाने हैं ना कंपनी को, ऑटोमेशन। निकालो इनको फिर, हटाओ, अब जरूरत नहीं है। एक दो बंदे रखेंगे हम, डिप्लॉयमेंट करना है, इसको भी करेंगे ऑटोमेशन के थ्रू। डिप्लॉयमेंट शुड ऑल्सो हैपन वाया ऑटोमेशन। अब यहाँ कौन सा ऑटोमेशन है? यहाँ पे होगा सीडी। सीडी, सीआई होता है कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन, कि अपने आप ही बिल्ड हो जाए। सीडी मतलब कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, कि जैसी टेस्टिंग का काम खत्म हुआ, डिप्लॉयमेंट अपने आप ऑटोमेट हो जाए। मतलब मेरे जिस सर्वर पे ये लॉन्च होना है, अपने आप लॉन्च हो, मैं ज्यादा बैठ के ध्यान नहीं दूंगा, मैनुअल नहीं करूंगा मैं। आई विल नॉट मैनुअली सेटअप एनीथिंग, आई विल जस्ट पुश टू माई प्रोडक्शन। ये ऑटोमेशन कौन सेटअप कर रहा है? डेवऑप्स का इंजीनियर। ये भी डेवऑप्स वाला बंदा सेटअप कर रहा है। मतलब उसने सीडी कर दिया। सीडी कैसे होता है? अब ये सीडी कैसे किया जाता है? तो सीडी करने के लिए अगेन देयर आर टूल्स, जैसे कि आपका एनसिबल।
एनसिबल इज ए कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉयमेंट टूल और कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी टूल, जैसे कि आपका टेराफॉर्म, जिससे कि डिप्लॉयमेंट किया जाता है सर्वर्स के ऊपर। इसके अलावा रैबिट एमक्यू करके टूल आता है। काफका काफका करके टूल आता है, उसके थ्रू होता है। सो ऑक्टोपस ऑक्टोपस डिप्लॉय करके टूल आता है, उसके थ्रू होता है। सो देयर आर टूल्स थ्रू विच देयर विल बी डिप्लॉयमेंट ऑन द प्रोडक्शन। डिप्लॉयमेंट हो गया, उसके बाद फिर ऑपरेशन टीम बैठे बैठे अब मॉनिटरिंग करती रहेगी, इशू आएगा फिक्स करेगी, अपडेट करना जो भी करना। पीछे से फिर से कोड में चेंजेस होता है, फिर से वही सीआई प्रोसेस चलेगा, सीडी प्रोसेस चलेगा। तो इनके बीच में जो भी ऑटोमेशन लग रहा है, दैट इज द जॉब ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर। तो वो कोड वोड नहीं लिखता, वो ऑटोमेशन लगाता है हर चीज के प्रोसेस को, वर्क फ्लो को ऑटोमेट करना डेवऑप्स इंजीनियर का काम है। अब ये तो हो गया कंप्लीट डेवऑप्स इंजीनियर का काम, जिसको हम कहते हैं सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर या साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, जिसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, एसआरई, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर या सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर। कंपनियों में अलग अलग काम के लिए अलग अलग डेवऑप्स के बंदे हायर किए जाते हैं। कुछ कंपनी में मतलब हिस्से बांट दिए हैं, जो बंदा सब कुछ कर रहा है वो तो एसआरई है, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। उस बंदे को क्लाउड भी बहुत अच्छे से आता है, उसको डेवलपमेंट की भी समझ है, वो बंदा टूल चला के ऑटोमेशन कर देगा। कुछ होते हैं कि हमें सिर्फ ऐसा डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए जूनियर टाइप का, जो बंदा आएगा गिट सेटअप करके देगा, गिट पे जैसी कोड अपलोड होगा तो बिल्ड ऑटोमेटिक करवाएगा, मतलब कि वो पाइपलाइन बना देगा, बस डिप्लॉयमेंट नहीं करेगा। उसका काम हो गया डेवलपमेंट टीम को सपोर्ट करना। मतलब कोड आया, बिल्ड करवाया, मतलब बिल्ड के लिए पाइपलाइन बनी, कौन सी पाइपलाइन, सीआई कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन, उसके लिए वो टूल सेटअप कर देगा, जेनकिंस सेटअप कर देगा या एजोर सीआई सेटअप कर देगा। उसके बाद जब टेस्टिंग हो जाएगी, टेस्टिंग तो टेस्टिंग टीम करती है क्यूए वाली, उसका काम खत्म, वो रोज इसी चीज पे सपोर्ट करेगा इतने काम में। तो कुछ कंपनी ऐसे लेवल पे डेवऑप्स को हायर कर लेती है, कुछ करती है सारा ही काम करेगा, जैसे मैंने अभी आपको पूरा प्रोसेस समझाया। कुछ करती है इस तरीके से कि एक क्लाउड का बंदा आएगा, देखो क्लाउड का बंदा आएगा, थोड़े अच्छे लेवल का बंदा, क्लाउड एडमिन होगा वो, जिसको हम सैलरी अच्छी देंगे, मतलब 20 लाख 25 लाख इस टाइप की सैलरी देंगे। उस बंदे को डेवऑप्स आता होगा, उसको डेवऑप्स आता होगा, क्योंकि अगर वो इतने सीनियर लेवल पे है तो उसको डेवऑप्स आता है, ऑटोमेशन आता है उसको, तभी इसको 25 30 35 लाख रुपए देंगे हम। वो बंदा आएगा, और वो बंदा जो है ना, जो डिप्लॉयमेंट का काम होता है, जैसे ही टेस्टिंग ने काम खत्म करा तो डिप्लॉयमेंट करना होता है। डिप्लॉयमेंट बहुत सारी होती है बड़ी बड़ी कंपनी में, हर दिन डिप्लॉयमेंट कुछ ना कुछ हो रहा है। तो डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट करना वो इस क्लाउड एडमिन का काम, क्योंकि क्लाउड इंफ्रा वही संभाल रहा है, एप्लीकेशन क्लाउड पे चलने वाली है, तो क्लाउड पे चलेगी तो अलग से डेवऑप्स का बंदा क्यों लाऊं मैं, नहीं लाता। यही ऐसा बंदा लेके आऊंगा जो क्लाउड भी संभालेगा और जो डिप्लॉयमेंट भी ऑटोमेट कर देगा। डिप्लॉयमेंट ऑटोमेट का मतलब है उसको टूल चलाने आते होंगे, टेराफॉर्म, ऑक्टोपस डिप्लॉय, इस टाइप के वो टूल को चला लेगा, एनसिबल। और इसके थ्रू वो डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट कर देगा, मतलब वो आईएसी, बाइसेप चला देगा, एआरएम चला देगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन, उसको बहुत सारी चीजें आती होगी। तो वो कोड वोड बना के, पूरा टेम्पलेट बना के सर्वर पे जो भी लॉन्च करना होगा, द पर्सन विल बी एबल टू लॉन्च इट वाया ऑटोमेशन, जिससे कि हमें मल्टीपल क्लाउड एडमिन नहीं रखने पड़ेंगे, हमारा टाइम बच गया। लॉन्च करने के बाद पूरी मेंटेनेंस तो क्लाउड वाला बंदा ही कर रहा है, मतलब उसने डिप्लॉय भी कर दिया। अब वो पूरा लाइफ साइकिल, परमिशन किसको देनी है, पैचिंग करनी है, इशू आ रहा है ट्रबल शूटिंग करनी है, वो सब कुछ वही करेगा। तो उस बंदे को फिर अच्छी सैलरी दी जाएगी, और वही बंदा सीनियर क्लाउड एडमिन कहलाएगा, वही बंदा क्लाउड ऑटोमेशन इंजीनियर कहलाएगा, और उसी बंदे को और रिस्पॉन्सिबिलिटी देके धीरे धीरे वही बंदा एसएमई बनेगा। और जब उसको हर चीज में क्लाउड की नॉलेज हो गई तो वही बंदा आगे जाके आर्किटेक्ट बनेगा। तो इस वजह से आपने देखा होगा क्लाउड की कुछ जॉब्स ऐसी होती है जहाँ पे टेराफॉर्म मांगते हैं, मतलब मोस्टली जॉब में टेराफॉर्म मांग रहे हैं, कोई कह रहा है पावर शेल आना चाहिए, वो इसलिए आना चाहिए, वो इस टाइप का रोल होता है कि जो बंदा डिप्लॉयमेंट देख रहा है। मतलब डेवऑप्स इंजीनियर या तो कोर डेवऑप्स इंजीनियर है जो सब कुछ देखेगा, डिप्लॉयमेंट तक वो करवा के देगा, उसके बाद क्लाउड एडमिन की पिक्चर में आएगा। फिर डिप्लॉयमेंट कहीं पे फट गई है, फट गई का मतलब होता है कि डिप्लॉयमेंट नहीं हो पा रही है, उसको टेक्निकली फटना बोलते हैं, पैकेट फटना, ठीक है। ये एक टेक्निकल वर्ड है जो कंपनी में जार्गन यूज करते हैं ये लोग। सो कहीं पे डिप्लॉयमेंट फट गई है, किसी पाइपलाइन की वजह से कुछ क्रैश हो गया है, तो डेवऑप्स इंजीनियर फिक्स कर देगा।
बट कुछ कंपनी में कहते हैं कि यार डेवोस वाले को हम लिमिटेड काम दे देंगे, वो सिर्फ डेवलपर के साथ लगे रहेगा। व्हेन इट कम्स टू द डिप्लॉयमेंट, मतलब सीआई तक का काम डेवोप्स इंजीनियर का, जब सीडी की बात आएगी तो क्लाउड एडमिन कर लेगा। तो कुछ जगह पे जो क्लाउड एडमिन है, जो सीनियर लेवल पे है, उसको डेवॉप्स आता है, जैसे मुझे आता है। आई एम नॉट अ डेवॉप्स इंजीनियर, बट माई जॉब इज टू ऑटोमेट द थिंग्स। सो मैं डिप्लॉयमेंट करता हूँ, टेराफॉर्म मैं चलाता हूँ कंपनी में, समझे? तो मेरे को डेवॉप्स आता है, बट मैं डेवॉप्स इंजीनियर नहीं हूँ। मैं डेवलपर के साथ कोडिंग वोडिंग पे काम नहीं करता। आई ओनली मैनेज माई इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, उसमें जो भी कुछ करना होगा, सिक्योरिटी लगाना, गवर्नेंस लगाना, ऑटोमेशन की तैयारी करना, माइग्रेशन करना, इशू फिक्सिस करना, अगर मेरी टीम से इशू फिक्स नहीं हो रहा वो करना, कॉस्ट बचाना कंपनी की, जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, वो सब मैं करता हूँ। आई वर्क विद द आर्किटेक्ट, मतलब मेरे ऊपर एक आर्किटेक्ट है, दो आर्किटेक्ट है मेरे ऊपर। दे आर नॉट इन इंडिया, दे आर सिटिंग अब्रॉड। वो दे आर द ग्लोबल आर्किटेक्ट, उनके साथ मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। कुछ भी काम होता है, आई प्लान द थिंग, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये वो दुनिया जान की चीजें, माइग्रेशन प्लानिंग, सिक्योरिटी प्लानिंग, मतलब एसएमई लेवल पे और आर्किटेक्ट लेवल पे यू शुड नो ऑल द वर्टिकल्स। अगर आप क्लाउड के बंदे हो तो आपको, जिस क्लाउड में आप एक्सपर्ट हो, आपको उसमें मोस्टली हर चीज पता होनी चाहिए। जैसे उसमें ऑटोमेशन, उसकी सिक्योरिटी, उसका पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन, उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, और उसमें स्टोरेज। स्टोरेज मतलब एसक्यूएल वगैरह आना जरूरी हो जाता है इफ यू वांट टू बिकम आर्किटेक्ट। तो ये सब हमारा काम होता है। तो उस लेवल से फिर सैलरी डिसाइड होती है कि आपको कितना पैसा मिलेगा, आपको कितना एक्सपोजर है। उससे नीचे वाले बंदे, वो डेली बेसिस पे सर्वर बनाना, उसके इशू फिक्स करना, स्टोरेज बनाना, कनेक्टिविटी देना, इशू फिक्स करना, बैकअप लगाना, बैकअप हैंडल करना, बैकअप के इशू फिक्स करना, एएसआर सेटअप करना, परमिशंस मैनेजमेंट करना, लोड बैलेंसर सेटअप करना, जो अभी तक आपने पढ़ा वो उसके नीचे के बंदे करते हैं। मतलब L1 का इंजीनियर, L2 का इंजीनियर और L3 का इंजीनियर, यहां तक वो सारे काम होते हैं जो अभी तक आपने पढ़े हैं। L3 से थोड़ा ऑटोमेशन आ जाती है चीजों में, जैसे कि टेराफॉर्म पे काम कर रहा है बंदा, आजकल ये लोग भी करने लगे हैं, आजकल थोड़ी डिमांड बढ़ गई है। बाकी अदरवाइज L3 वाला बंदा कोर, फिर आईएससी वगैरह पे, टेराफॉर्म पे काम करने लग जाता है वो। फिर ऊपर के बंदे तो करते ही है, दे आर इनटू द ऑटोमेशन, क्योंकि उनका काम है पैसे बचाना, तो पैसे बचाने के लिए ऑटोमेशन इज द की। तो इस तरीके से काम होता है। दिस इज हाउ द थिंग वर्क्स। सो डेवऑप्स इंजीनियर, अगर वो कोर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर है, एसआरई, तब तो वो सब कुछ करेगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि डेवऑप्स वाले बंदे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी सैलरी बहुत कम है। तो जो कम वाले हैं वो ये है कि वो लिमिटेड काम कर रहे हैं। जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, वो समझ लो कि वो सब कुछ कर रहे हैं, उसको कोडिंग की भी नॉलेज है, वो स्क्रिप्टिंग, बैश स्क्रिप्टिंग, सेल स्क्रिप्टिंग, सब कुछ जानता है। सारे टूल मतलब मोस्टली वो चलाना जानता है। और एडमिन वाले बंदे, जिसको ऑटोमेशन की नॉलेज है, जिसको टेराफॉर्म आता है, जिसको अदर टूल्स आते हैं लाइक क्यूबरनेटीज, डॉकर, एनसिबल, उनकी भी सैलरी बहुत ज्यादा है, बिकॉज दे नो द बिगर स्टफ, द बिगर थिंग्स। तो वो सब चीजें एक्सपीरियंस से आएगी। वो ये मत सोचना कि मैं पढ़ लूंगा और मैं जाके बोलूंगा कंपनी को जस्ट गिव मी 25-30 लाख रुपीज, दैट विल नॉट हैपन। दिस कम्स थ्रू द एक्सपोजर एंड हैंड्स ऑन। यस पूजा। सर लाइक हम डिप्लॉयमेंट करते हैं उसके बाद हमारा टास्क तो खत्म हो जाता है ना? डेवोप्स वाले बंदे का सर आप जो जो करते हो डिप्लॉयमेंट, नहीं, काम थोड़ी उसके, खत्म होता है। डिप्लॉयमेंट मैंने कर दी, मैं ही डिप्लॉय कर रहा हूँ अपने सर्वर पे। अब उस सर्वर को मेंटेन भी तो करूंगा ना। उस सर्वर पे यस इशू ना सर। आए, उसकी पैचिंग करना, उसकी सिक्योरिटी, उसकी परमिशन, तो वो तो क्लाउड वाले के अंडर ही आ गया ना सारा काम फिर। तो डिप्लॉयमेंट से हमारा काम स्टार्ट होता है और डीकमिशनिंग पे खत्म होता है। मतलब डिप्लॉयमेंट का मतलब हो गया क्रिएट करना, डीकमिशनिंग का मतलब है जब उसका काम खत्म हो जाए तो उसको हटाना। तो नहीं काम खत्म हुआ है तब भी वो रहेगा, मॉनिटरिंग सेटअप करनी पड़ेगी उसकी, अलर्ट सेटअप, पैचिंग करना, मेंटेनेंस करना, वो हैक ना हो जाए, उसकी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना, किसी को एक्सेस चाहिए परमिशन दो, तो पूरा लाइफ साइकिल हो गया एडमिन का फिर अब। तो डिप्लॉयमेंट से एडमिन का काम स्टार्ट होता है और पूरे लाइफ साइकिल मेंटेनेंस तक चलते ही रहता है। हाँ सर, बट वो एप्लीकेशन क्लाउड पर ही रहेगी ना उसके बाद, लाइक उसमें कोई और इश्यूज आते हैं या फर्दर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं उस एप्लीकेशन में, तो वो मतलब क्लाउड पर ही रहती है क्या उसके बाद? हाँ, वो क्लाउड पे ही है। देखो, अगर वो इशू कोड से रिलेटेड है, जैसे एक तो है प्लेटफॉर्म इशू। प्लेटफॉर्म इशू जैसे मैंने अभी समझाया कि कंपैटिबल नहीं हो रहा, या फिर एज्योर के जिस वीएम में वो एप्लीकेशन चल रही है उस वीएम में इशू आ रहा है, हो सकता है वीएम का नेटवर्क आउट हो गया हो सकता है वीएम पे ज्यादा लोड आ गया हो, लोड बैलेंसर हैंडल नहीं कर पा रहा है,
हो सकता है स्टोरेज फुल हो गई हो वीएम की, हो सकता है जो कैपेसिटी है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो रैम सीपीयू है, वो लोड हैंडल नहीं कर पा रहा हो सकता है कनेक्टिविटी ब्रेकेज हो गया, तो ये सब तो क्लाउड वाला बंदा ही हैंडल कर रहा है। बट अगर एप्लीकेशन जो अंदर चल रही है उस एप्लीकेशन लेवल पे इशू है, वो कोड की वजह से है, वो क्लाउड वाला थोड़ी ना फिक्स करेगा, फिर वो एस्केलेट करेगा एप्लीकेशन सपोर्ट टीम को। मतलब जिन लोगों ने एप्लीकेशन बनाई है कोडिंग वाले, उनकी टीम में होती है एप्लीकेशन सपोर्ट टीम। वो आएगी, फिर वो देखेगी यार एप्लीकेशन में क्या इशू है, तो वो उनका काम हो जाता है। फिर अंदर के वर्कलोड को रन कराना दैट इज नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो एप्लीकेशन टीम को जा रहा है। बट उस पूरे प्लेटफॉर्म में इशू आ रहा है कि एप्लीकेशन तो बढ़िया है, एप्लीकेशन में कोई इशू नहीं है, लेकिन वो सर्वर पे चल नहीं रही है, कोई ना कोई कुछ इशू आ गया है, अपडेट करने के बाद इशू आ गया मान लो, प्लेटफॉर्म का कंपेटिबिलिटी एरर है, तो वो सब हम देखेंगे फिर। वो सारा कुछ क्लाउड एडमिन का काम है। सर ये गिटअप पे आप ये चीज बताओगे? गिटअप पे तो कोड एंड अपलोड होता है, वो करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली आपको। क्योंकि एंड मैं, सर, हाँ, मैं गिटअप यूज करता हूँ मैं। हम्म। हमारी कंपनी में ना एप्लीकेशन के हेल्थ चेक होते हैं, तो वो गिटअप पे रन होते हैं। वो स्क्रिप्ट चलाते होंगे ना कुछ वहां हाँ, पे। वो स्क्रिप्ट चलाते हैं, वो डेली हम्म, बेसिस पे चलती है 30-35 मिनट की। हम्म। तो उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। हाँ, वो तो ऐसे ही हर सर कंपनी का अपना प्रोसेस है। एंड वन मोर थिंग, आप लोग इसको इस तरीके से मत देखो कि आप लोग मतलब एप्लीकेशन देखोगे या वो सब देखोगे। ये मैंने बताया कि डेवऑप्स क्या होता है। आपका काम जो मैंने समझाया वही है कि आप डिप्लॉयमेंट से लेके आगे का काम देखोगे। सर लाइक डिकमिशनिंग तो हम ही करेंगे सर, तो एक बार वो थोड़ा बता दीजिए वो किस केस में करते हैं डिकमिशनिंग। डीकमिशनिंग का मतलब है जिस सर्वर की अब मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं रही उसको हटा दूंगा, डिलीट करना। जैसे टेस्टिंग टीम का काम खत्म हो गया, उन्होंने बोला यार अब इस सर्वर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हटा दो, तो डिलीट कर दूंगा जाके सीधा वीएम को, और उसके जो भी नेटवर्क रिसोर्सेज है, उसका जो भी डेटा है, तब उसकी एडिशनल डिस्क वो डिलीट होगी जैसे नॉर्मल वीएम डिलीट होती है। या फिर किसी बिजनेस यूनिट ने, मान लो फाइनेंस ने हमसे एक सर्वर बनवाया था, एजोर के ऊपर वीएम लिया था हमसे। अब फाइनेंस बोल रहा है कि यार ये सर्वर ना हम लोग एक काम करते हैं, वी डोंट नीड दिस, हम या तो उसको ओरेकल पे ले जा रहे हैं या फिर हम उसके लिए अलग से कोई सैस सर्विस ले रहे हैं या ऑन प्रेम पे चलाएंगे, हम कंप्लायंस आ गया, हम नहीं चलाएंगे क्लाउड पे, तो इस सर्वर को हटा दो। तो भी हम फिर डिलीट करेंगे। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि मतलब ये अलग अलग तरीके बता रहा हूँ मैं आपको कब डीकमिशनिंग होती है। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि कंपनी ने बहुत सारे सर्वर पहले ही बनवा के रख लिए, मतलब एक फाइनेंस वालों ने सर्वर बना के रख लिए दो तीन, अब दो तीन की उनको जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में बनवा लिए थे। अब कंपनी कॉस्ट कटिंग में आ गई, कुछ टाइम के बाद उनको घाटा होने लगा, उन्होंने बोला यार पैसे बचाते हैं, तो उन्होंने हर डिपार्टमेंट को मेल कर दिया कि भाई पैसे बचाने हैं तो तुम लोग अपने अपने तरीके दो, रिसोर्स ऑप्टिमाइज करो। फिर फाइनेंस वाले ने बोला कि यार तीन सर्वर चल रहे हैं, तीन में से एक ही तो यूज करता हूँ, दो तो एक्स्ट्रा है, इसको हटा दो। फिर वो टिकट रेस कर देगा, डिलीट मारो इनको, डिकमीशन करो। तो इन सब केसेस में डिकमीशनिंग होती है। सर डेवऑप्स के केस में तो लाइक टेस्टिंग के लिए ही हम लोग सर्वर क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद उसको डिकमीशन कर देंगे। डेवलपमेंट के लिए भी। अच्छा डब ओके सर। ठीक है, तो आप लोगों का काम इंफ्रास्ट्रक्चर का है। हाँ, अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो, जैसे कि अभी मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस फ्लो समझाया, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, तो फिर आप डेवऑप्स के लिए अप्लाई करोगे आगे जाके। बट डेवऑप्स की जॉब लेने से पहले थोड़ा बहुत क्लाउड का एक्सपोजर ले लेना। मतलब डायरेक्ट भी लग जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट क्लाउड के प्रैक्टिकल स्ट्रांग होने चाहिए आपके, क्योंकि डेवऑप्स पूरा क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे होता है। जितने भी टूल है ना, वो जो मैं बता रहा हूँ जिन जिन के नाम, वो सब क्लाउड पे चलते हैं। सो डेवऑप्स इज कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू द क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये, क्योंकि यहाँ पे कोड की बात हो रही है, ऑटोमेशन की। सो यहाँ पे आगे जाके सस्टेन करने के लिए, डेवऑप्स में आगे जाके एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए, आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग के बेसिक को समझना पड़ेगा, अगर अच्छे लेवल पे जाना है एक अच्छी सैलरी पे। क्लाउड में आर्किटेक्ट बनने के लिए कोडिंग की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन डेवऑप्स में आगे जाके एक लीड बनने के लिए कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अब कोडिंग में ऐसा नहीं सारी लैंग्वेज जान लूंगा मैं। आजकल जैसे मैंने बताया ट्रेंड में ऑटोमेशन में पाइथन एंड गोलैंग चलता है, कल मैंने बताया था, तो उनमें से कोई पाइथन भी आपको आती है, और पूरा पाइथन नहीं, पाइथन फॉर डेवऑप्स लेवल ओनली, मतलब ऑटोमेशन कैसे करते हैं, तो फिर आप सस्टेन कर जाते हो। और जिनको कोडिंग अच्छी नहीं लगती, जिनको लगता है यार अपने बस की नहीं है, अगर कोडिंग ही करनी होती तो फिर हम इंफ्रा में क्यों आते, डेवलपर ही बन जाते, तो वो लोग डेवऑप्स मत चूज करो एज ए करियर, क्योंकि फिर उनका करियर एक पॉइंट पे जाके स्टेगनेंट हो जाता है, मतलब एक जो कमाई की लिमिट होती है, आप जूनियर डेवऑप्स तक ही रह जाते हो फिर।
आप टूल चलाते हो, डेवलपर को सपोर्ट कर रहे हो, सीआई बना लोगे, पाइपलाइन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सीआई आप बना लोगे, YAML इंस्ट्रक्शन एडिट कर दोगे, लेकिन उसके आगे का जो काम होता है, सोनर क्यूब चलाना, कैनरी डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग करना, कोड फेस टेस्ट करना, तो वो चीज आप फिर समझ नहीं पाओगे। कोई स्क्रिप्ट खुद से लिखनी पड़ गई, एक होता है बनी बनाई स्क्रिप्ट में एडिटिंग करना, वो तो चलो आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस से कर लोगे। जब खुद कुछ लिखना पड़ेगा, कंपनी ने कोई कस्टमाइज डिजाइन दे दिया कि YAML लिखो, एक YAML कोड होता है, YAML इंस्ट्रक्शन, YAML लिखो, बैश शेल के साथ इंटीग्रेट करो, तो वो सब चीजें फिर करने के लिए प्रोग्रामिंग की नॉलेज थोड़ी बहुत होना जरूरी हो जाता है उस टाइम पे। मतलब 45%, 45% प्रोग्रामिंग आपको फिर उस टाइम पे पता होनी चाहिए। तो आगे अच्छे लेवल पे जाने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए डेवऑप्स में तो ये चाहिए। क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन में खास इसका कोई रोल नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, दो करियर हो गए आपके सामने, एक क्लाउड हो गया और एक डेवऑप्स हो गया। क्लाउड के लिए अभी आप तैयार हो चुके हो, डेवऑप्स के लिए अभी मैं कर रहा हूँ। तो जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया होगा आप वो पिक कर लेना। दोनों में ही अच्छा पैसा है, दोनों में ही अच्छी स्टेबिलिटी, अच्छी जॉब है, अच्छी ग्रोथ है। तो ऐसा नहीं है कि डेवऑप्स बहुत अच्छा है क्लाउड खराब है, या क्लाउड अच्छा है डेवऑप्स खराब है। दोनों में स्टेबिलिटी, करियर ग्रोथ, पैसा सब कुछ बराबर है। डिपेंड करता है आप किस में सरवाइव कर पाओगे। डेवऑप्स में नहीं कर पाओगे तो मत जाना, क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 साल तो वही मैंने बताया, आप सपोर्ट कर रहे हो तो इजिली कर लेते हो, बट जब अच्छे वाला काम आता है देन यू विल स्ट्रक, जहाँ पे खुद स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, खुद डिफाइन करना पड़ेगा आपको पूरा पाइपलाइन, कोड लिखना पड़ेगा जब, तो उस केस में कोडिंग नहीं करोगे। कोड लिखने का मतलब हो गया स्क्रिप्ट लिखना। तो जिनको पसंद नहीं है कोडिंग स्टार्टिंग से ही, या जिनका लगता है कि यार नहीं, मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है, तो मत करो, नो इश्यूज, क्लाउड में रहो फिर आप। क्लाउड में सर आगे बढ़ना, कोई कोडिंग का कोई नॉलेज नहीं है उसमें। सर इसमें डिप्लॉयमेंट के बाद बीएम को डिलीट करते हैं या नहीं? डिपेंड करता है, अगर उसकी दोबारा जरूरत पड़ने डिप्लॉयमेंट के बाद, नहीं तब नहीं यस करते, सर। वो उसमें तो चल रहा है ना सर्वर, उसी यस उसी सर। VM के अंदर तो एप्लीकेशन चल रही है, उसको कैसे डिलीट करोगे? वो तो लाइव है ना। यस सर, ओके। ठीक है, वो डिलीट नहीं होता, वो तो लाइव प्रोडक्शन सर्वर है। सो दिस इज द जॉब ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर। ये होता है डेवऑप्स वाले बंदे का काम। अब मैं डेवऑप्स की लाइफ साइकिल पढ़ा के फिर आपको प्रैक्टिकल पे लेके जाता हूँ। डेवऑप्स की पूरी थ्योरी यहीं पे खत्म होती है। तो एक लाइफ साइकिल है इसका, वो समझ लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो डेवऑप्स की डेफिनेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगी। ये भी एक डेफिनेशन है जो कि गूगल से निकाली गई है, मैंने अपने हाथों से नहीं लिखी है। सो डेवऑप्स इज ए ट्रांसफॉर्मेटिव कल्चर। डेवऑप्स एक ऐसा कल्चर है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चीजों को बदला जाता है, मतलब इंसान के माइंडसेट को बदला जाता है। एक प्रैक्टिस है, एक तरीका है, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को और IT ऑपरेशन टीम को यूनाइट करती है। यूनाइट करने का मतलब है उनको आपस में जोड़ती है, उनसे आपस में मिलजुल के काम कराती है, मतलब भाई बंधुगिरी करवाती है। ये डेवऑप्स कल्चर है। इट्स नॉट ए टेक्नोलॉजी, इट इज ए कल्चर। टेक्नोलॉजी मत बोल देना कि डेवऑप्स इज ए टेक्नोलॉजी, वहीं पे फेल होके आ जाओगे फिर। डेवऑप्स कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये काम करने का तरीका है। सो इसके थ्रू कोलैबोरेशन फास्ट किया जाता है, मतलब कोलैबोरेशन का मतलब है भाई बंधुगिरी होती है। ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काम को फास्ट कर दिया जाता है। डेवऑप्स की वजह से डिलीवरी फास्ट हो गई है, रिलायबल हो गई है। रिलायबल मतलब इंसान का इन्वॉल्वमेंट कम हो गया है, टूल्स के थ्रू हो रहा है, तो इस वजह से जो है काम में ज्यादा एरर्स नहीं आते। प्रोडक्शन में कोड डिप्लॉयमेंट करना इजी हो गया है, और जो जो काम रिपीटेबल था उसको ऑटोमेट कर दिया गया है। सो दैट इज डेवऑप्स। ये है डेवऑप्स की डेफिनेशन। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अप्रोच है जो एम्फेसाइज करती है, जो जोर डालती है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन पे डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम के बीच में। मतलब डेवलपर और ऑपरेशन की जो टीम है वो आपस में अच्छे से कोलैबोरेट कर ले, उसके ऊपर जोर डालने का काम है डेवऑप्स का। डेवऑप्स इज ए प्रिंसिपल, डेवऑप्स इज ए अप्रोच। इसका एम है सॉफ्टवेयर डिलीवरी के लाइफ साइकिल को छोटा करना, मतलब कि जल्द से जल्द काम करके देना, क्वालिटी के साथ और रिलायबिलिटी के साथ।
रिलीज करवाना, रिलीज मतलब डिप्लॉयमेंट करवाना, ये है सॉफ्ट डेवऑप्स का काम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अब आते हैं, डेवऑप्स की एक लाइफ साइकिल है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल है, ऐसे डेवऑप्स की भी लाइफ साइकिल है कि डेवऑप्स में हर चीज कैसे हो रही है। तो जैसा कि मैंने बताया, कंपनी में डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं है एक बार डेवलपमेंट हुआ काम खत्म हो गया, कंपनी एप्लीकेशन में चेंजेस कराती रहती है। सो देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअसली होते रहता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट का मतलब है जैसे जैसे कोड लिखा जाता है वो इंटीग्रेट होते रहता है, और इंटीग्रेट भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस मतलब ऑटोमेशन लगा दो, लेकिन जैसी कोड आए अपने आप बिल्ड हो जाए, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं, अपने आप बिल्ड। सो दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन। दिस इज द पार्ट ऑफ डेवऑप्स लाइफ साइकिल, कि जो भी कोड लिखा जाएगा वो कॉन्टिन्यूअसली इंटीग्रेट होते रहे, अपने आप सिस्टम के थ्रू, टूल के थ्रू अपने आप इंटीग्रेट हो, मतलब जेनकिंस के थ्रू या एजोर सीआई के थ्रू अपने आप इंटीग्रेट हो। दैट इज कॉल्ड सीआई, इसी को सीआई बोला जाता है जो आप सीआई सीडी सुनते हो। फिर टेस्टिंग अपने आप होती रहे, जैसे ही कोड बिल्ड होते रहे टेस्टिंग होती रहे। टेस्टिंग होने के लिए टूल यूज किए जा रहे हैं कंपनी में, लाइक सिलेनियम। तो टेस्टिंग होती रहे, यहाँ पे इंसान होते हैं, देयर विल बी टेस्टिंग इंजीनियर्स, वो टेस्टिंग करते रहते हैं यूजिंग द टूल्स। टेस्टिंग भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे जैसे कोड बिल्ड होगा ऐसे ऐसे टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग होने के बाद उसको डिप्लॉयमेंट किया जाता है, डिप्लॉयमेंट भी कॉन्टिन्यूअसली होते रहता है कंपनी में। डिप्लॉयमेंट करने के लिए टेराफॉर्म, एनसिबल, ये सारे टूल, एआरएम, बाइसेप्स, क्लाउड फॉर्मेशन, तो ये सारा डिप्लॉयमेंट अपने आप होता रहे। उसके बाद मॉनिटरिंग होती रहे। मॉनिटरिंग करने के लिए कंपनी के पास टूल है आज की डेट में, जैसे कि मैंने आपको मॉनिटरिंग में पढ़ाया था, देयर इज एज्योर मॉनिटर, अलर्ट सेटअप है, प्रोमीथियस है, ग्राफाना है, आपका सोलर विंड्स है, नेबल है, सीआईसी इंटरकनेक्ट है, चेक एम के है, बहुत सारे टूल आते हैं अलग अलग कंपनी में, अलग अलग मॉनिटरिंग का टूल यूज होता है। सब कुछ बढ़िया है तो फीडबैक, जो बंदे उस एप्लीकेशंस को या उस सर्विस को यूज कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअसली फीडबैक देते रहते हैं, सब कुछ बढ़िया है नहीं है, इशू है तो टिकट रेस कर देते हैं। तो ऑपरेशन हमेशा चलते रहता है। ऑपरेशन मतलब बैकएंड में पैचिंग करना, अपडेट करना, ये सब चलते रहता है, सिक्योरिटी लगाना, ये सब चलते रहता है, और ये सारा सर्कल हमेशा होते ही रहता है। दिस इज द डेवऑप्स लाइफ साइकिल, कि डेवलपमेंट और ऑपरेशन आपस में मिलके काम करते ही रहता है। इतना काम किसका है? डेवलपमेंट का। जैसे डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होता है यहां से लेके ऑपरेशंस तक का काम किसका है? ऑपरेशन टीम का, मतलब क्लाउड टीम का। और ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, विच इज डेवऑप्स लाइफ साइकिल। अब कई जगह पे आपने कुछ इस टाइप से इमेज देखी होगी, आर्ट बना रहता है, देयर विल बी 8 फॉर्मेशन, और ये डेवऑप्स की एक असली पिक्चर है। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कोड, सबसे पहले कोड लिखा जाता है। कोड लिखने से पहले प्लानिंग होती है। प्लानिंग होने के बाद कोड लिखा जाता है डेवलपर के थ्रू। कोड लिखने के बाद उस कोड को बिल्ड किया जाता है। बिल्ड होने के बाद उसकी टेस्टिंग चलती है। इतना काम कौन करता है? डेवलपमेंट टीम। ये पूरा काम किसका है? डेवलपमेंट टीम का। उसके बाद किसको दे दिया जाता है रिलीज करने के लिए? रिलीज मतलब है डिप्लॉय। रिलीज मतलब अपना काम हमने हैंड ओवर कर दिया किसको? ऑपरेशंस टीम को। अब ऑपरेशन में क्लाउड वाला बंदा आ गया, दैट पर्सन विल डू द डिप्लॉयमेंट। फिर वही उसको ऑपरेट करेगा, मतलब कि एक बार डिप्लॉय हो गया, उसमें कोई इशू ना हो, उसमें अपडेशन हो, सिक्योरिटी हो, परमिशन हो, वो सारा काम भी क्लाउड देख रही है। फिर उसकी मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग के सेटअप करना, अलर्ट लगाना, टूल से मॉनिटरिंग करना, मैट्रिक्स चेक करना, सब कुछ करना, डैशबोर्ड बनाना, वो सब किसका काम है? क्लाउड का। क्योंकि ये प्रोसेस दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हो चुका है। डेवलपमेंट टीम का काम तभी सफल होगा जब ऑपरेशन टीम उसको डिप्लॉय कर देगी। ऑपरेशन टीम वाले तभी काम कर रहे हैं जब डेवलपमेंट टीम वाले उनको एप्लीकेशन दे रहे हैं। सो बोथ ऑफ देम आर coordinate they are collaborating with each other, they are well coordinated to each other because of the DevOps practices. So that is why the logo of the DevOps is like this. तो डेवऑप्स का असली लोगो इस तरीके से होता है कि ये सारा प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली है और एक दूसरे से इंटरलिंक है, और दोनों दोस्त मिलकर आपस में काम कर रहे हैं। इनके बीच में आ गया डेवऑप्स का इंजीनियर, जो ये इससे भी कोऑर्डिनेट कर रहा है और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो जो कोर डेवऑप्स का इंजीनियर है वो दोनों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसको हम SRE बोलते हैं, सीनियर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर या साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। बाकी टीम अलग अलग हो गई है। डेवलपमेंट का काम डेवलपमेंट ही कर रहा है आज भी, ऑपरेशन का काम ऑपरेशन ही कर रहा है। डेवऑप्स इंजीनियर कोई कोड बोर्ड जाके नहीं लिख रहा उसके भी हाथ पे। कोड लिखने का काम अगर हमारा हो जाए तो फिर डेवलपर की तो जॉब खत्म है, और हम लोग कितना कर लेंगे? अगर हमें कोड लिखना आता तो हम फिर ऑपरेशन में थोड़ी होते।
मैं भी डेवलपर होता अगर मुझे कोडिंग आती है अच्छे से, तो मैं फिर क्लाउड में थोड़ी होता। मैं भी फिर लोगों को बोलता आई एम द जावा डेवलपर, आई एम फुल स्टैक डेवलपर। फिर मेरी भी ऐड आती है टीवी पे, फुल स्टैक का ट्रेनर। तो डेवलपमेंट टीम अपना काम करती है, ऑपरेशन टीम अपना ही काम करेगी। डेवॉप्स वाले उसमें ऑटोमेशन लगा रहे हैं ताकि ये पूरा प्रोसेस जल्दी हो जाए। कोडिंग वोडिंग नहीं लिख रहे हैं, ऑटोमेशन लगा रहे हैं। ऑटोमेशन लगाने के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं मार्केट में। अब उसमें देखो कैटेगरी। अब मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग क्या पढ़ोगे। अब उसमें है कैटेगरी। डेवॉप्स एक, जैसे लाइनेक्स है ना, लाइनेक्स बहुत सारे आते हैं मार्केट में। फिडोरा, काल्डेरा, सेंटोस, रेल, डेबियन, बहुत सारे लाइनेक्स आते हैं मार्केट में, आर्च, सूसे। इसी तरीके से डेवऑप्स जो है, बिकॉज डेवऑप्स मैंने बताया एक माइंडसेट है, ऑटोमेशन करने का एक तरीका है। तो ऑटोमेशन करने के लिए और काम को फास्ट करने के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं मार्केट में, जिसको हम डेवऑप्स के टूल बोलते हैं। तो जो डेवऑप्स इंजीनियर है उसको एक्चुअली टूल पे काम करना आना चाहिए। उनके टूल होते हैं, CI/CD लगाने का टूल उसको आना चाहिए। CI/CD ही मेन होता है डेवऑप्स में, द CI/CD इज द मेन थिंग। मतलब कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन कैसे होगा और कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट या कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी कैसे होगी। तो ये जो बंदा इस टूल्स पे काम करना जानता है वो बंदा एक अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर है। और उन टूल्स में कुछ कुछ जगह पे स्क्रिप्ट लिखनी पड़ जाती है, कुछ कुछ जगह पे टेम्पलेट मॉडिफाई करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है बहुत इजी चीज है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट चीज भी है। तो डेवऑप्स इज ऑल अबाउट ऑटोमेशन टूल्स। अब आप गूगल पे जाके टूल्स देखोगे तो बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, कुछ नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कौन कौन से डेवऑप्स के टूल है। जैसे कि एनसीबल इज वेरी फेमस, इसका पूरा पूरा सर्टिफिकेशन होता है रेड हैट की तरफ से, जिसको आप RHCE बोलते हो, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। और एनसीबल टावर। तो दो तीन सर्टिफिकेशन होते हैं इसके, और बहुत टफ होते हैं। अगर आप ग्लोबल एग्जाम देते हो, देयर इज नो जुगाड़, खुद से देना पड़ता है। देन जेनकिंस इज वन ऑफ द डेवऑप्स टूल। जेनकिंस एक डेवऑप्स का टूल है। शेफ, पपेट, ऐसे ऐसे टूल आते हैं। सोनर क्यूब, ये भी एक डेवऑप्स का टूल है। इसके अलावा आपका पपेट हो गया, शेफ हो गया, जेनकिंस हो गया, एज्योर सीआई, एज्योर सीआई हो गया, एज्योर सीडी हो गया। इसी को पाइपलाइन भी बोला जाता है। फिर आता है ऑक्टोपस डिप्लॉय। फिर आता है आर्गो सीडी, बहुत फेमस है आज की डेट में आर्गो सीडी। ऑक्टोपस की स्पेलिंग है OCTO। फिर आता है आपका आर्गो सीडी के बाद आता है टेराफॉर्म, को भी एक तरीके से डेवऑप्स टूल कह सकते हो आप, बिकॉज इट इज यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी। बट मेनली ये डेवऑप्स का टूल नहीं है, ये रिलेटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन, IAC, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड टूल है ये। बट डेवऑप्स में ही इसको काउंट किया जाता है, बट डेवऑप्स का स्पेसिफिक टूल नहीं है ये। टूल ये है आर्गो सीडी, ऑक्टोपस डिप्लॉय, ये सारी चीजें। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल आते हैं, लाइक बिट बकेट आता है, टीम सिटी आता है। तो बहुत सारे अलग अलग टूल आते हैं, बट ये ज्यादा फेमस टूल्स हैं। ये सब टूल फेमस है। एक डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए एटलीस्ट आपको मिनिमम इन टूल्स की नॉलेज तो होनी चाहिए। अब इसमें देखो कैटेगरी होती है। तीन तरीके के डेवऑप्स होते हैं। वन इज ओपन सोर्स, वन इज एज्योर डेवऑप्स, वन इज AWS डेवऑप्स। तीन तरीके के डेवऑप्स। Open source DevOps is the DevOps where you will be working on open source tools। ये जो टूल यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, एनसिबल, जेनकिंस, शेफ, ये सारे ओपन सोर्स है। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा जब भी डेवऑप्स की बात होती है तो इन्हीं सारे टूल्स की बात होती है। दीज आर द ओपन सोर्स टूल। और लोग इसमें डॉकर क्यूबरनेटी भी ऐड कर देते हैं। डॉकर क्यूबरनेटीज डेवऑप्स के टूल नहीं है, दे आर द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट, वो ऑर्केस्ट्रेटर्स है। लेकिन डेवऑप्स बनने के लिए आने चाहिए आपको। डेवऑप्स इंजीनियर की जॉब के लिए, मतलब एक अच्छी जॉब के लिए आने चाहिए डॉकर क्यूबरनेटीज। बट डॉकर क्यूबरनेटी और टेराफॉर्म ये डेवऑप्स के टूल नहीं है। टेराफॉर्म इज द IAC टूल, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए ऑटोमेशन। तो इसको क्लाउड एडमिन भी यूज करता है और इसको डेवऑप्स वाला बंदा भी यूज करता है। डॉकर एंड क्यूबरनेटी दैट इज मैनेज बाय द क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स। बट उसका जो स्क्रिप्ट वाला पार्ट हो जाता है, क्योंकि उस पर भी डिप्लॉयमेंट होती है। जो क्यूबरनेटी होता है ना, एक्चुअली क्यूबरनेटी पे माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन चलती है। क्यूबरनेटी पे जैसे आपने, जो आपका नेटफ्लिक्स है ना पूरा का पूरा, वो क्यूबरनेटीज के ऊपर चलता है।
तो माइक्रो सर्विस कोड चलाने के लिए क्यूबरनेटी यूज होता है। अब उसका डिप्लॉयमेंट तो डेवॉप्स वाला बंदा ही देख रहा है ना मोस्ट ऑफ द केसेस, तो इस वजह से उसको डेवॉप्स में काउंट किया जाता है। लेकिन जिस कंपनी में डिप्लॉयमेंट क्लाउड का एडमिन ही देख रहा है तो वहां पे क्यूबरनेटी वही मैनेज करेगा। सो क्यूबरनेटी एंड डॉकर इज नॉट डेवॉप्स टूल, दे आर नेवर, दे आर काउंटेड इन द डेवॉप्स की डेवॉप्स में जाने के लिए आना चाहिए अगर अच्छे लेवल पे जाना है तो, बट वो डेवॉप्स के टूल नहीं है। टेराफॉर्म इज नॉट ए डेवॉप्स टूल, टेराफॉर्म भी डेवॉप्स का कोई टूल नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड है जो डिप्लॉयमेंट में यूज करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बाकी ये सब डेवॉप्स के टूल है, ये जितने भी मैंने लिखे हैं इनके अलावा। सो डॉकर, क्यूबरनेटी, टेराफॉर्म ये डेवॉप्स के टूल नहीं है। इसलिए एडमिन वाला बंदा भी ये चीज सीखता है और डेवॉप्स वाले बंदे को भी आनी चाहिए, क्योंकि दोनों का ही कहीं ना कहीं उस पर रोल है। सो ओपन सोर्स डेवॉप्स ऐसा डेवॉप्स होता है जिसमें इन टूल्स का यूज होता है और इसको आप कहीं पे भी किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे फिट कर सकते हो। जैसे एज्योर के ऊपर भी चला लोगे, AWS पे भी ये टूल आप चला सकते हो, गूगल क्लाउड पे भी चला सकते हो। सो दैट इज ओपन सोर्स कि कहीं पे भी फिट हो जाता है, किसी भी प्लेटफॉर्म, ओरेकल क्लाउड में भी हो जाएगा। Azure DevOps is specifically belonging to the Microsoft। ये Microsoft का खुद का DevOps है और AWS DevOps Amazon का खुद का DevOps है। इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी में Azure का क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है, अगर वो ओपन सोर्स नहीं यूज करना चाहती, क्योंकि ओपन सोर्स कभी भी बंद हो जाता है, ओपन सोर्स का ना कभी कोई भरोसा नहीं है। ओपन सोर्स इज गुड कि फ्री में मिल जाती है चीजें, बट इसका भरोसा नहीं है क्योंकि सारी कम्युनिटी मिलके इस पे काम कर रही है। कभी भी किसी कम्युनिटी ने कोई कोड खराब कर दिया तो सब कुछ खत्म, इसका सपोर्ट मिल नहीं पाता है, रातों रात चीजें भी बंद हो जाती है। सो बहुत सारी कंपनी ट्रस्ट नहीं कर रही होती है। अब कुछ कंपनी है कह रही है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ही यूज करूंगी, तो एजोर क्लाउड पे हूं मैं, तो मैं डेवऑप्स भी माइक्रोसॉफ्ट का ले लूंगी, लाइसेंस ले लेंगे चाहे, बट डेवऑप्स उन्हीं का यूज करेंगे। तो उस केस में वहां पे पूरा कोर एजोर डेवऑप्स चल रहा होता है, मतलब कि उसमें जो टूल होते हैं डेवऑप्स के, दे बिलोंग टू द माइक्रोसॉफ्ट। वो माइक्रोसॉफ्ट के खुद के टूल होते हैं, खुद की प्रैक्टिस होती है। जैसे आप लोगों ने गिट सुना है, गिट यूज होता है ओपन सोर्स में, बट एजोर के अंदर गिट की जगह पे यूज होता है एजोर रेपोस। आपने सीआई के लिए जेनकिन सुना अभी मेरे से, बट एज्योर में जेनकिंस यूज नहीं होता। कर सकते हो आप क्योंकि ओपन सोर्स है, कहीं पे ही फिट हो जाएगा मैंने बोला। बट अगर कंपनी एज्योर डेवऑप्स को यूज कर रही है स्पेसिफिकली, सो दे विल नॉट यूज जेनकिंस, दे विल यूज एज्योर पाइपलाइंस। तो वहां पे वो एज्योर पाइपलाइंस को यूज करेगी। फिर आता है डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट के लिए उनका अपना डिप्लॉयमेंट टूल है, एज्योर डिप्लॉयमेंट टूल, वो उसको यूज करेगी। फिर कोड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए उनके अपने सोनर क्यूब्स है, वो उसको यूज करेगी। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के अपने खुद के टूल यूज किए जाते हैं, खुद की प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट की जाती है। एंड एजोर डेवऑप्स विल मोस्टली कोऑर्डिनेट विद द एजोर इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली। आप उसको अगर AWS के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें कनेक्ट हो जाएगी, बट नॉट ऑल। बट ये वाला सबके साथ कंपैटिबल है। ऐसे ही AWS DevOps के अंदर अपने टूल है AWS वालों के खुद के, विच इज लाइक क्लाउड फॉर्मेशन, EKS। तो इस तरीके के टूल्स के थ्रू जो है डिप्लॉयमेंट या फिर CI/CD किया जाता है। सो तीन तरीके के डेवऑप्स है। जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, जो सब जगह फिट हो जाता है, वो ये वाला है वैसे तो डेवऑप्स के अंदर, कि मतलब पहले नंबर पे ये आता है डिमांड के मामले में, क्योंकि इसमें ये सारे टूल्स बताए जाते हैं। बट जिन कंपनी में एजोर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजोर इज नाउ बिकमिंग द नंबर वन। तो जहाँ पे एजोर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे एजोर डेवऑप्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो एजोर को ही फिर प्रेफरेंस देने लग जाते हैं। तो ये सेकंड नंबर पे आ जाता है एक तरीके से। AWS वाले डेवऑप्स की कुछ ज्यादा डिमांड नहीं है, क्योंकि AWS में लाइनक्स का प्लेटफॉर्म ज्यादा चलता है तो वो ओपन सोर्स को यूज करते हैं। तो AWS डेवऑप्स की डिमांड कम है, इसकी डिमांड ज्यादा है AWS के मामले में। और ये वाला आपका सेकंड नंबर पे आता है। हम जो पढ़ रहे हैं हम ये वाला पढ़ रहे हैं, आप लोग एजोर डेवऑप्स पढ़ रहे हो, विच इज, इसका जो एग्जाम कोड है AJ400 है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एजोर डेवऑप्स एक्सपर्ट। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सपर्ट लेवल सर्टिफिकेशन। AZ104 आपने इससे पहले पढ़ा, वो था क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन का एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन। ये AJ400 एक्सपर्ट लेवल पे है, मतलब ये टफ है, दिस इज टफ। इसका आप एग्जाम देने जाओगे तो अच्छी तैयारी, अच्छी प्रिपरेशन के बाद ही दे सकते हो। तो एक एक्सपर्ट लेवल एग्जाम है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस लेवल पे क्रिटिकल होगा पढ़ने को और बाकी कामों को लेके।
सो वी विल बी लर्निंग AJ400। AJ400 में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे इसी के अंदर हम टेराफॉर्म पढ़ने वाले हैं, इसी के अंदर हम एजोर रैपोस पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में कुछ ओपन सोर्स टूल भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जैसे मैं गिटहब आप लोगों को पढ़ाऊंगा। गिटहब एजोर डेवऑप्स का पार्ट नहीं है, वो ओपन सोर्स टूल है। मतलब ये डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए गिट आना चाहिए आपको, गिटहब आना चाहिए, तो ये ओपन सोर्स है। गिटहब माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है, बट इसको ओपन सोर्स लेवल पे यूज किया जाता है, और गिट जो है वो गिट कंपनी का है, लाइनक्स कंपनी का। लाइनस बेनेडिक्ट टॉरवल्ड्स ने बनाया था इसको। तो ये हम पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इन AJ400 गिट एंड गिट हब इज नॉट देयर, बट हम पढ़ेंगे, क्योंकि डेवऑप्स वाले मतलब डेवलपर सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं। इसके अलावा हम इसका भी टूल पढ़ेंगे, विच इज एजोर रैपोस, ये हम पढ़ेंगे। फिर जो जेनकिंस है, जेनकिंस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जेनकिंस भी हम यूज करेंगे इन द एजोर डेवऑप्स, वी विल बी यूजिंग इट। लेकिन हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, एजोर की पाइपलाइन पे, CI/CD के लिए। इसके अलावा टेराफॉर्म हम पढ़ेंगे, डिप्लॉयमेंट मेथड्स वगैरह पढ़ेंगे, सो दैट वी विल बी फोकसिंग ऑन AJ400। तो हम ये वाला सिलेबस पढ़ने वाले हैं। ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल पे होगा, एजोर का अपना डेवॉप्स पोर्टल है, उसके ऊपर होगा। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम करने वाले हैं। ज़्यादा लंबा नहीं है, 2 से 3 क्लासेस में ये खत्म हो जाएगा, और टेराफॉर्म 1 से 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, मतलब अराउंड 1 मंथ में ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से फिर हमारी ट्रबल शूटिंग की एक क्लास होगी, फिर बाकी आपका एडमिन देखेगी, देन वी विल बी डन। सो अब स्टार्ट करते हैं इसको। अभी तक की सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, व्हाट इज डेवऑप्स, व्हाट इज द रोल ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर। मैं आपको नोट्स अपलोड कर देता हूं तब तक, ताकि आप डाउनलोड करो, फिर हम चलते हैं पोर्टल पे। नोट्स आपको कल भी शेयर हो जाएंगे, बट अभी भी मैं आपको दे देता हूँ कि आप पहले ही डाउनलोड करके रख लो। सो तो इसकी थ्योरी पढ़ाने में मुझे लगा लो अब 2 दिन लग गए, इतना मतलब, इसलिए इतना टाइम लग गया बिकॉज यू गाइज आर वेरी न्यू टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड, तो इसी वजह से मतलब SDLC का लाइफ साइकिल और ये सब पढ़ाने में टाइम लग गया। अगर आप सारे ही CS वाले बंदे होते तब तो मैं आधे घंटे में ही खत्म कर देता, क्योंकि सबको पता है कि SDLC लाइफ साइकिल क्या होता है, कैसे काम करता है। बट ठीक है, यू नाउ हैव वेरी गुड बैकग्राउंड। सो मैं आप लोगों को पहले तो ये सारे नोट्स दे देता हूँ जो अभी तक हमने यूज़ किए, फिर हम चलते हैं डेवऑप्स के पोर्टल के ऊपर। सो आई हैव अपलोडेड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया है। नाउ यू गाइस कैन डाउनलोड। यस पूजा। सर एंड लाइक वन, आपने बताया, यस सर, आपने जैसे बताया डिप्लॉयमेंट तक, तो सर यदि किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे तो ऑन प्रेम पर करना है, तो सर फिर वो कैसे करते हैं उस केस में? वो ऑन प्रेम वाले करेंगे, वो ऑन प्रेम पे सर्वर बनाएंगे, और उसके बाद फिर वो मैनुअल करेंगे। अगर उनको मैनुअल नहीं करना है, उनको भी डेवऑप्स के टूल यूज करने हैं, तो कुछ टूल ऐसे हैं जो ऑन प्रेम पे भी काम कर जाते हैं। जैसे आपका जो जेनकिंस है, जेनकिंस है क्लाउड का टूल, बट वो ऑन प्रेम पे भी डिप्लॉयमेंट कर देता है। बट बहुत सारी चीजें सपोर्ट नहीं करेगा ऑन प्रेम पे, क्योंकि वो ऑन प्रेम के लिए बनाया नहीं गया है, बट कुछ हद तक मतलब 30% केसेस में ऑन प्रेम डिप्लॉयमेंट कर देगा। सो अगर किसी की रिक्वायरमेंट आती है ऑन प्रेम पे चलाना है, तो अगर वो टूल कंपैटिबल नहीं हो रहा है, सो मैनुअल डिप्लॉयमेंट होगी। उस केस में मैनुअल डिप्लॉयमेंट होगी फिर, जैसे तो सब सर करते हैं। हम वहां पर उसमें नहीं आपका करेंगे रोल नहीं है, लाइक? फिर आपका काम खत्म, फिर वो ऑन प्रेम की टीम करेगी। ओके सर। नोट्स आपने शायद किसी को एक ही चैट पे डाल दिया। एक ही में डाल दिया सर क्या? नोट्स नहीं आया है। यस अच्छा सर, अच्छा, हाँ आई मैंने, नहीं है। अच्छा मैंने एक ही राहुल को डाल दिया, वेट लेट मी अपलोड इट अगेन। ये बीच पे चैट आई होगी ना, तो उस पे चला गया वो। सो कहाँ चला गई फाइल, ये रही। एजाइल, प्रोजेक्ट व्यू, स्क्रम प्रोसेस, SDLC, वाटरफॉल, फिर आपका डेवऑप्स, ये कर देता हूँ सबको। ये मैंने कर दिया। नाउ यू मस्ट हैव गॉट इट।
मिल गया ना सबको अब चैट बॉक्स पे? यस सर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सो नाउ, अब एजोर का जो डेवऑप्स है ना, अगेन इट इज इजी। ओपन सोर्स वाले से काफी इजी है, मतलब आप लोगों को इतनी मुसीबत नहीं आएगी इसको सीखने में। ओपन सोर्स वाले में लाइनेक्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। लाइनेक्स आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो ये टूल है ना, ये एनसिबल, आपका जेनकिन्स, फिर आपका ये ऑक्टोपस डिप्लॉय, आर्गो सीडी, ये लाइनेक्स के ऊपर चलता है एक्चुअली। तो ओपन सोर्स में लाइनेक्स इज कंपलसरी। इसलिए AWS की जब बात आती है तो वहाँ पे लाइनेक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है कि लाइनेक्स आना चाहिए। ओपन सोर्स में जो डेवऑप्स आप सीखते हो उसमें लाइनेक्स सिखाया जाता है आपको। एजोर का जो डेवऑप्स है वो इजी है, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट की हर चीज़ इजी है, तो एजोर का डेवऑप्स भी उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इट्स नॉट वेरी टफ। तो इसी वजह से जो कंपनी एजोर के डेवऑप्स के ऊपर काम करती है तो उनके लिए ईजी है चीज़ों को करना। बट हाँ, अगर आपको कोर डेवऑप्स इंजीनियर बनना है आगे जाके, तो एजोर डेवऑप्स करके आप जॉब ले लोगे उस कंपनी में जहाँ पे एजोर का डेवऑप्स यूज होता है। बट अगर आपको लगता है कि मैं हर कंपनी के लिए फिट हो जाऊं, कि मैं कहीं पे भी जाके डेवऑप्स इंजीनियर बन जाऊं, तो फिर आगे जाके आप धीरे धीरे ये टूल्स भी कर लेना। और ये टूल्स करने के लिए अलग से कोई कोर्स वोर्स करने की ऐसी आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि ये सब जब आप एक डेवऑप्स की अप्रोच को समझ जाओगे ना, देन यू विल बी एबल टू वर्क ऑन अनदर टूल्स एज वेल। तो ये आप फिर सीख जाओगे उस टाइम पे धीरे धीरे, कि एक डेवऑप्स आपको आना चाहिए, फिर वही प्रोसेस वही रहता है, टूल्स वही रहते हैं, सपोर्ट उनका बदल जाता है, तो फिर आप सीख जाते हो। बट डेवऑप्स में जाना है तो, नहीं जाना तो फिर ये सब सीखने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। इट विल बी वेस्टेज देन, क्योंकि यूज ही नहीं होगा फिर कभी। सो अब क्या करना है, इन ऑर्डर टू डू द प्रैक्टिकल ऑफ डेवऑप्स, बिकॉज वी आर लर्निंग AJ400। तो AJ400 में सारा प्रैक्टिकल होता है एजोर के डेवऑप्स पोर्टल पे। दो पोर्टल है, एक पोर्टल वो जिसपे आज आज तक आप लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हो, विच इज एजोर पोर्टल। सारा इंफ्रा आप इसके ऊपर क्रिएट करते थे। सेकंड पोर्टल इज एजोर डेवऑप्स पोर्टल, जो माइक्रोसॉफ्ट का खुद का पोर्टल है। इसी पोर्टल के ऊपर हम लोग डेवऑप्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पोर्टल बनाना पड़ेगा। हाउ विल यू डू इट? सो मैं आपको दिखा देता हूँ तरीका, और ये फ्री है, इसमें कोई लाइस पेड वाला, फ्री ट्रायल वाला या पे एज यू गो वाला चक्कर नहीं है। दिस इज फ्री फॉर एवरीवन। सो सबसे पहले तो मैं अपने एजोर पोर्टल पे चलता हूँ, मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। विनीत इज आस्किंग अबाउट मॉनिटरिंग एंड लॉग एनालिटिक्स। तुम्हें वो नोट्स नहीं मिले हैं क्या विनीत? मैंने लास्ट टाइम दिए थे इनको, एडमिन वालों को नहीं मिले हैं, तो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ विद इन 5 मिनट्स। जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल अपलोड। लेट मी लॉग इन फर्स्ट इनटू द एज्योर पोर्टल। ये हमारा नॉर्मल वाला पोर्टल है जिस पे हम लॉग इन करते हैं। तो इस पे लॉग इन कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से वो पोर्टल बनता है एक्चुअली। और यहाँ से नहीं भी जाओगे तब भी बन जाता है, बट मैं यहीं से दिखाना चाहता हूँ आपको। सो लेट मी लॉग इन इनटू द पोर्टल फर्स्ट। पासवर्ड कुछ और है। हो गया, पासवर्ड गलत बता रहा था। लेट मी एंटर द कोड नाउ। सो दिस इज अवर नॉर्मल एज्योर पोर्टल। ये हमारा एज्योर पोर्टल है जो अभी तक हम यूज कर रहे थे। सो हियर व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे जाके यू कैन सर्च फॉर डेवऑप्स। सीधा डेवऑप्स सर्च करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, एजोर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशंस। यू कैन जस्ट ओपन दिस वन, और यहीं से
दिस इज अ न्यू कंसोल। यहाँ से आप इस पे क्लिक कर सकते हो, माई एज्योर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशंस, और यहाँ से क्लिक करके देन यू कैन क्रिएट योर पोर्टल। तो अपने पोर्टल के अंदर जाके आप यहाँ से पोर्टल बना सकते हो। सो नाउ इट विल सेटअप योर इन्वायरमेंट, आपका इन्वायरमेंट सेटअप करेगा ये। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, बट आप लोगों के केस में पहले ये सेटअप करेगा, फिर आप क्लिक करोगे क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। उसके बाद जो है सीधा पोर्टल बन जाएगा। पोर्टल बनने के बाद एक यूआरएल बनेगा, जैसे मेरा बना हुआ है। देखो हमेशा यही यूआरएल होता है डेवऑप्स के पोर्टल पे लॉगिन करने का। जैसे हमारा एज्योर में होता है portal.azure.com, यहाँ पे होता है dev.azure.com। उसके बाद आपने जो भी आईडी क्रिएट करी है, अभी जो इस प्रोसेस में आप जो आईडी क्रिएट करोगे, यहाँ पे मेरा बना हुआ है इसलिए मैं बना नहीं पाऊंगा दोबारा। आप जब आईडी क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको जैसे ईमेल में चूज करते हैं ना हम लॉगिन आईडी, शॉर्टकट दिखाता है कि ये अवेलेबल है वो अवेलेबल है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे अपना एक कस्टम आईडी बना सकते हो। जैसे मैंने ये दिया था ये नंबर, तो ये नंबर अवेलेबल था तो ये आ गया। आपके केस में अगर नहीं आता है आपकी मर्जी की चीज तो सजेशन देगा, वो आप चूज कर लेना। तो ये पूरा यूआरएल होता है लॉगिन करने का। फिर मतलब ये मेन यूआरएल है, इसके आगे आपको स्लैश लगा के अपना ये डालना पड़ता है, आपने जो भी वहाँ पे कस्टम वैल्यू दी है तो वो आप डाल के देन लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। सो आई विल सिंपली टाइप dev.azure.com/ जो मेरा कस्टम यूआरएल है। ये यूआरएल होता है पोर्टल पे लॉगिन करने का, मतलब ये वाला। और इसके आगे अपना ऑर्गेनाइजेशन आईडी जो आपने डाला है, देन एंटर। और ये आप इजीली बना सकते हो, अगर आपके पास एज्योर पोर्टल है तो अभी भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। इस टाइप से स्क्रीन आती है एज्योर डेवऑप्स के पोर्टल की। दिस इज द एज्योर डेवऑप्स पोर्टल। एक डेव करके, मतलब यहाँ पे मैंने डेव लिखा था, आपके केस में एक डिफॉल्ट करके आएगा यहाँ पे। तो जो भी आएगा उस पे जब आप क्लिक करोगे ना, व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पे सारे के सारे डेवऑप्स के टूल आपको दिखाई देंगे ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द एज्योर डेवऑप्स पोर्टल। दिस इज एज्योर डेवऑप्स पोर्टल। और लेफ्ट साइड में आपको सारे टूल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं टूल्स पे काम करते हैं AJ400 में। यहाँ पे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है। जो स्क्रम की बात हो रही है ना, स्क्रम, स्क्रम मैंने बताया ना, स्क्रम को ट्रैक करने के लिए, मतलब पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पूरे टास्क को ट्रैक करने के लिए कंपनी में टूल यूज होते हैं। तो एक टूल तो होता है जीरा, आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा जीरा। एक होता है एज्योर बोट्स। तो जीरा इज द प्रोडक्ट ऑफ एटलासियन। एटलासियन कंपनी का टूल है और बहुत ही फेमस है। क्लाउड टीम के पास रहता ही रहता है मोस्टली कंपनीज में, और डेवऑप्स वाले बंदे भी यूज करते हैं, प्लस डेवलपर्स भी यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है एज्योर बोट्स, जो कि अपना खुद का एज्योर का है। तो जिस कंपनी में एज्योर डेवऑप्स यूज होता है वहां पे एज्योर बोट्स यूज होता है। जिस कंपनी में ओपन सोर्स डेवऑप्स चला रहे हैं या फिर कोई अलग चीज, मतलब एज्योर का डेवऑप्स नहीं यूज कर रहे हैं, तो दे प्रेफर जीरा। तो जीरा सॉफ्टवेयर डेवलपर भी यूज करते हैं, जीरा क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स भी यूज करते हैं, और जीरा हमारे डेवऑप्स इंजीनियर भी यूज करते हैं। जीरा के ऊपर या एज्योर बोर्ड के ऊपर टास्क क्रिएट किए जाते हैं। आपको मैंने बताया ना, टिकट के अलावा आपको टास्क भी आएंगे कंपनी में एज ए क्लाउड एडमिन, की सर्वर बना दो, या कुछ टास्क आ गया कि आपको इस मंथ पैचिंग करनी है सर्वर्स की। तो उसके लिए एक तो होता है टिकट रेज हुई है, टिकट रेज का मतलब है कोई इशू आ रहा है या फिर कुछ क्रिएट कराना है। एक होता है आपके लिए इंटरनल टास्क भी होते हैं, कुछ प्लान टास्क जो आपके टीएल डिसाइड करेंगे या फिर आपके मैनेजर डिसाइड करेंगे कि यार हर मंथ की कुछ एक्टिविटी होती है कंपनी में। जैसे ASR मैंने आपको पढ़ाया था, एज्योर साइट रिकवरी। मैंने आपको बोला था कि उसके लिए जो है रीस्टोरेशन ड्रिल परफॉर्म करती है कंपनी हर क्वार्टर में, हर 3-3 महीने में। और हर महीने कंपनी में रीस्टोरेशन एक्टिविटी होती है, बैकअप से रीस्टोर करना। तो वो कोई हमें बताता नहीं है, उसके लिए टिकट नहीं आती, क्योंकि वो तो एक प्लान्ड एक्टिविटी का पार्ट है। तो उसके लिए टास्क बनाए जाते हैं कंपनी में। आपका टीएल या आपका टेक लीड टास्क बना देगा कि इस डेट से इस डेट के बीच में हमें जो है पैचिंग कंप्लीट करनी है, या फिर ASR की टेस्टिंग करनी है, या बैकअप की ड्रिल कंप्लीट करनी है। तो वो सब जीरा के ऊपर बनाया जाता है या तो एज्योर बोर्ड्स पे बनाया जाता है। तो हमारे लिए तो जीरा का इतना यूज है और एज्योर बोर्ड्स का इतना यूज है। जो लोग डेवऑप्स या डेवलपमेंट टीम में काम करते हैं वो जीरा या एज्योर बोर्ड को यूज करते हैं पूरा का पूरा SDLC लाइफ साइकिल ट्रैक करने के लिए, स्प्रिंट ट्रैक करने के लिए कि भाई कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कौन काम कर रहा है, क्या प्रोग्रेस है। तो वो सब उसके लिए यूज करते हैं। तो जीरा क्लाउड वाले भी यूज कर रहे हैं, जीरा आपके डेवऑप्स वाले भी यूज कर रहे हैं, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स। सो हम यहाँ पे जीरा तो नहीं पढ़ेंगे। इन AJ400 वी विल बी लर्निंग एज्योर बोर्ड।
हाँ, अगर कंपनी में जीरा है, जिस कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो वो आपको जीरा पे ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि हर कंपनी के अपने-अपने टूल होते हैं। तो आप उनको बोलोगे, वो आपसे पूछेगा आपकी कंपनी में कौन-सा ट्रैकिंग टूल यूज़ होता है, तो आप बोलोगे एज़्योर बोट्स यूज़ होता है हमारे वहाँ, क्योंकि आप वही सीख रहे हो मेरे से। फिर वो बोलेंगे हमारे यहाँ जीरा है, तो वो आपको सिखा देंगे। फंडामेंटल स्क्रम प्रोसेस के सेम रहने वाले हैं। जो मैंने आपको स्क्रम की पूरी इमेज दिखाई थी ना, वही स्क्रम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो होगा, वही सेम स्क्रम प्रोसेस जीरा में भी फॉलो होगा, बट टूल दोनों अलग-अलग है। सो हम लोग बोर्ड्स पे काम करेंगे, एज़्योर बोर्ड हमारा होगा। और एज़्योर बोर्ड आपको सीखना है क्योंकि वो एजे 400 का पार्ट है, बट इसका रिलेशन आपके काम से नहीं है। अगेन, क्लाउड एडमिन ऐसा नहीं है कि वो बैठ के कोई टास्क वास्क नहीं बनाते, वो सब आपके टीएल बना के आपको असाइन करेंगे, आप बस काम करो, टास्क क्लोज करो। लेकिन यहाँ पे हम बनाना भी सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम टीएल भी खुद है, मैनेजर भी खुद है और इंजीनियर भी खुद है। दैट इज वाई वी हैव टू लर्न दिस। क्योंकि मैं टास्क बना के आपको असाइन कर दूंगा, आप क्लोज तो कर दोगे, बट आपको पता होना चाहिए ना बैकग्राउंड में क्या हुआ। सो कंपनी में आपको बना के असाइन किए जाएंगे, यू हैव टू वर्क एंड क्लोज, स्टेटस अपग्रेड करोगे आप, जैसे टिकट में डालते हो। तो यहाँ पे हम सब कुछ करेंगे, खुद से सीखेंगे क्या होता है, कैसे बनाते हैं। तो इसी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बैकलॉग होता है, स्प्रिंट होता है, क्वेरीज रन करना, डिलीवरी प्लान, एनालिटिक्स व्यू, ये सब कुछ हमें देखना है। ये पूरा एक क्लास का काम है। इसके बाद आता है रेपोस। रेपोस इज वन ऑफ द एजोर डेवऑप्स टूल, जिसमें सीआई सीडी बताया जाता है। इसी के अंदर नहीं, रेपोस में गिट बताया जाता है आपको। गिट इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हमें करना है क्योंकि गिट की डिमांड ज्यादा है। साथ ही साथ मैं आपको गिट हब भी कराऊंगा, और प्लस एजोर का अपना टूल विच इज कॉल्ड एजोर रेपोस। तो ये भी एक ही क्लास का काम है, जिसमें आपको तीनों टूल कराऊंगा मैं। इसमें हम कोड अपलोड करना, हम कोडर वोडर तो है नहीं, तो हमारे पास कोड तो नहीं होते हैं, मैं आपको कुछ रेडीमेड कोड्स दे दूंगा, आप उन्हीं से प्रैक्टिस कर लेना। कोड लिखने की जरूरत आपको खुद नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट ए डेवलपर। तो मैं आपको कुछ रियल वाले कोड दे दूंगा डेमो के लिए, प्रैक्टिस के लिए, आप उनको यूज कर लेना। या फिर जैसे कि हम हमेशा करते आ रहे हैं, दिस इज अवर कोड नंबर 1, दिस इज अवर कोड नंबर 2। तो इस तरीके से भी आप लोग सीख सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। फिर हम काम करेंगे, जैसे ही हमारा रेपोस खत्म होगा, देन वी विल मूव टू द पाइपलाइन, जिसके अंदर आता है सीआई सीडी। तो सीआई सीडी के लिए मैंने बताया जेनकिंस यूज होता है, ऑक्टोपस डिप्लॉय यूज होता है, बट हम यहाँ पे एजोर का अपना पाइपलाइन यूज करेंगे फॉर द सीआई सीडी। जेनकिंस मैं आपको दिखा दूंगा कि जेनकिंस कैसे यूज किया जाता है, वो एडिशनल होगा, जैसे कि गिट और गिटहब एडिशनल होगा। यस शिव। अच्छा, शिव, यू ये वांट टू आस्क समथिंग? गिट और गिटअप, यस गिट यस, और ये गिट और गिटअप तो ये है ना, गिटहब तो गिट और एक ही है ना, गिट ये नहीं, अलग है? गिट और गिटहब अलग अलग है। गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो लोकल सिस्टम पे काम करता है, लोकल वर्जनिंग। और गिटहब जो है वो क्लाउड के ऊपर होता है, मतलब पहले तो सारे कोड को गिट में रखा जाता है, गिट के थ्रू फिर अपलोड किया जाता है गिटहब के ऊपर। तो पहले गिट में आता है, फिर गिटहब में जाता है, दोनों अलग अलग है। GitHub is a centralized version control system. Git is a distributed version control system. वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, उसकी थ्योरी होगी फिर से, वो एक लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। ठीक है। सर वीएस कोड से ओके। डायरेक्ट जाता है ना गिटहब पे कोड? हाँ, VS कोड भी पढ़ेंगे हम। VS कोड से GitHub में जाता है, बट VS कोड से GitHub में डायरेक्ट नहीं जाता, पहले आप उसको गिट में लेके आते हो। आप कमांड चलाते हो वहां पे, गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट देन एंटर, फिर उसको आप पुश करते हो GitHub के ऊपर, गिट पुश करके, गिट स्पेस पुश स्पेस ओरिजिन नेम, यस यस। है ना। तो पहले गिट पे जाता है, फिर गिट स्पेस पुश स्पेस ओरिजिन नेम, तो वो GitHub पे जाता है फिर। तो वो वर्क फ्लो होता है, वो वर्क फ्लो पढ़ना है हमें। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों के काम अलग अलग है, दोनों का वर्क फ्लो अलग अलग है, बट दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इसके बाद टेस्ट प्लान्स आते हैं। टेस्ट प्लान इज नॉट योर जॉब, दिस इज बेसिकली फॉर द टेस्टिंग टीम, जो कि प्लान बनाती है टूल का यूज कर करके। तो वो कोड वगैरह यूज करके टेस्टिंग के प्लान्स बनाती है, उसका फीडबैक, जैसे टेस्टिंग होती है ना पूरी, वो इसके थ्रू होती है, प्लान बनाना, प्रोग्रेस रिपोर्ट करना। तो ये आप लोगों का काम नहीं है फिलहाल, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दिस वन। फिर आर्टिफैक्ट्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स डिप्लॉयमेंट से पहले बनाए जाते हैं, इसमें फीड्स बनाए जाते हैं, फिर उनके थ्रू डिप्लॉयमेंट की जाती है। तो ये है, तो हमें पूरा का पूरा CI/CD इंटीग्रेशन प्रोसेस पढ़ना है एजोर डेवऑप्स पे।
वर्जन कंट्रोल सिस्टम विच इज गिट, ये सब चीजें पढ़नी है। फिर हम टेराफॉर्म पे आ जाएंगे। तो ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, एक एक क्लास में एक एक चीजें खत्म हो जाएगी। मतलब जब नेक्स्ट वीकेंड आएगा आपका सैटरडे, तो सैटरडे को आपका एजोर बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा और गिट स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो गिट भी आधा खत्म हो जाएगा सैटरडे को ही। संडे को आपका गिट प्लस CI/CD दोनों एक साथ निपट जाएगा। तो इस तरीके से होगा, फिर हम आर्टिफैक्ट्स वगैरह समझ के फिर हम टेराफॉर्म पे आ जाएंगे। सो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना एक मेन चीज है यहाँ पे, जो आप समझ जाओ। और बहुत जगह पे कोडिंग का यूज होगा, कोडिंग मतलब कमांड का यूज होगा। जैसे गिट कमांड के ऊपर है पूरी पूरी, तो गिट में बहुत सारी कमांड सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, वो आपको प्रैक्टिस से फिर याद करनी पड़ेगी, काम करते करते याद हो जाएगी। सो ये पोर्टल आप बना लेना, मैं इसका तरीका मैंने आपको बता दिया। एजोर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन सर्च करके माई डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन में जाके यहाँ पे अपना एक यूजर आईडी क्रिएट कर लेना, फिर ये इससे लिंक हो जाएगा। तो जनरली जो आपके एजोर पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड होता है, वही आपके डेवऑप्स पोर्टल का भी यूजर आईडी पासवर्ड होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर दूं, ये सब कुछ मैं लॉग आउट कर देता हूँ, साइन आउट और साइन आउट। अब जब अगर मैं एजोर पोर्टल पे लॉगिन नहीं करता हूँ, मान लो इफ आई डोंट लॉग इन इनटू द एजोर पोर्टल, मैं सीधा आके यहाँ पे लिखूंगा dev.azure.com/ मेरा यूजर आईडी जो मैंने बनाया, एंटर। उसके बाद मेरे को अपना वही ईमेल आईडी और पासवर्ड जो मैंने एजोर पोर्टल के लिए बनाया था, उसी के थ्रू लॉगिन होगा। तो इसके लिए कोई अलग से यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बनता है, सेम क्रेडेंशियल से लॉगिन होता है ये। तो ये आप बना लेना, इसके लिए कोई ट्रायल वरायल वाला सीन नहीं है, एक बार बनाओ, लाइफ टाइम फायदा उठाओ इसका। प्रैक्टिकल के कुछ प्लान्स होते हैं इसके अंदर, जिसमें कोई आपके प्रैक्टिकल में कोई पैसा नहीं है, आप जब तक करना है करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोई बिल विल भी नहीं आता, इसकी कुछ लिमिट होती है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो कंपनी के लिए एप्लीकेबल होती है, आप लोगों के लिए, आपके प्रैक्टिकल के लिए फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें वो फ्री ट्रायल वाला कोई सीन नहीं है, आप लोग आराम से बनाओ, अपना काम करो, धीरे धीरे सीखो। सो नोट्स मैंने अपलोड कर दिए, लेट मी अपलोड द लॉग एनालिटिक्स और मॉनिटरिंग और एजोर आईडी, इनके नोट्स में अपलोड कर देता हूँ, वेट। सो कहाँ गया, मॉनिटरिंग लॉग एनालिटिक्स, लॉग एनालिटिक्स के लोड ये रे, अपलोड कर दिए मैंने। देन एजोर एडी एंड मॉनिटरिंग, देन एजोर एडी, एजोर इंट्रा आईडी ये रे। So all the notes have been uploaded now. You guys can download. Yes, Rahul. सर लास्ट संडे का भी नोट डाल दिया मैंने। यही। हाँ, KQL क्वेरी वाले, लॉग एनालिटिक्स, मॉनिटरिंग, वो चैट पे डाल दिया मैंने, कर लो डाउनलोड। एजोर एडी के भी डाल दिए। सो नाउ वी कैन रैप इट अप। अब नेक्स्ट वीकेंड मिलेंगे सीधा।